Hello everyone, welcome to our channel and today we are continuing the series of Inside IS का जो मंथली कंपाइलेशन है, ठीक है। जो मंथली कंपाइलेशन ऑफ सितंबर 2020 का वो कम्प्लीटली आज कवर करने वाले। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया जहाँ पे हमने कंप्लीट जो GS1 का पोर्शन था वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी GS1 का जो डिस्कशन है सितंबर मंथ का इनसाइड का कंपाइलेशन का वो आप वहाँ से रेफ़र कर लो। और रिगार्डिंग दिस वीडियो यहाँ पे हम जो GS2 का पोर्शन है, ठीक है, GS2 का पार्ट यहाँ पे कवर करने वाले। अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स है GS2 में, ठीक है। इसको हम सेक्शन वाइज करेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट में लेंगे क्योंकि काफ़ी एक बड़े टॉपिक्स है यहाँ GS2 के सिलेबस में कवर करने के लिए। सो स्टार्टिंग इतने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विद दिस न्यूज़ वी आर गोइंग टू एंड अप दिस वीडियो एट द पेज 41, ठीक है। 41 तक, पेज 41 तक आधी न्यूज़ यहाँ पे कवर कर लेंगे और लेटर आई विल मेक वन वीडियो वेयर आई विल कवर द रिमेनिंग न्यूज़, ठीक है। सो लेट्स ओपन द पेज जहाँ से GS2 स्टार्ट होता है। सो रिगार्डिंग GS2 पेपर्स, तो पहली न्यूज़ है व्हाट इज़ रिव्यू पिटिशन, ठीक है। तो कंटेक्स्ट देखा जाए, जैसे हम जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, ठीक है। प्रशांत भूषण पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा था, ठीक है, कि उन्होंने कुछ ट्वीट किया था, ठीक है। जो हमारे CGI है, ठीक है, शरद बोबडे, उनके ऊपर उन्होंने कुछ ट्वीट किया था जो कुछ जो ट्वीट था वो उतना इथिकल नहीं था, इसलिए इसके वजह से उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो चार्ज है वो लगा उनके ऊपर, ठीक है। तो अभी ये कंटेम्प्ट का जो चार्ज लगता है उनके ऊपर लगा, तो जो प्रशांत भूषण है, ठीक है, वो एक सीनियर एडवोकेट है, तो उन्होंने एक रिव्यू पिटिशन का जो है मतलब उन्होंने रिव्यू पिटिशन साइन की है, सॉरी फाइल की है, ठीक है। अभी रिव्यू पिटिशन का देखा जाए तो बैकग्राउंड देखा जाए तो अगस्त 25 में क्या हुआ, द कोर्ट हैज़ रिजर्व्ड इट्स रूलिंग आफ्टर न्यूमेरस आर्गूमेंट एज ए भूषण रिफ्यूज़ टू अपोलोजाइज, ठीक है। तो भूषण जो थे वो अपोलोजाइज नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो अपनी गलती नहीं मान रहे थे, जिसके वजह से जो प्रोसीडिंग थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या हुआ कि ही एग्री टू पे अ फाइन, ठीक है, वो एग्री करके कि वो कुछ फ़ाइन पर्टिकुलर जो अमाउंट है उनको वो पे कर देंगे। एंड अलॉन्ग विद दिस उन्होंने कहा कि वो एक रिव्यू पिटिशन फाइल करने वाले हैं। अभी रिव्यू पिटिशन क्या है वो जानना नेसेसरी है। द जजमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट बिकम अ लॉ of a land according to the constitution. It is a final because it provides certainty for the deciding future cases, ठीक है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है वो किसके बेसिस पे होता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे लॉ है उसके बेसिस पे होता है, ठीक है। और ये जो केसेस जो फाइनलाइज डिसीजन होता है वो जो है एक एक्ट करता है कि जो भी फर्दर डिसाइडिंग केसेस, जो फ्यूचर केसेस है उसके लिए एक बेस करके एक्ट करता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 137, ठीक है, आर्टिकल 137 उसने सुप्रीम कोर्ट को पावर दी है टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट, ठीक है। आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी वो अपना जो जजमेंट है उसको रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। दिस डिपार्चर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी इज एंटरटेन अंडर स्पेसिफिक नैरो ग्राउंड। सो व्हेन अ रिव्यू टेकन place, the law is that it is allowed not to take a fresh stock of a case but to correct grave error that has resulted in the miscarriage of a justice, ठीक है। जब रिव्यू किया जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट जो है अपना कोई लॉ जो है उन्होंने कुछ जजमेंट दिया उसको जब रिव्यू करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, कोई एक फ्रेश जो केस है उसको ना लेते हुए जो भी एरर्स है, ठीक है, या जो भी मिसकैरेज है उस पर्टिकुलर जस्टिस में जो उनको फॉल्ट दिखाई देते हैं वो उनको उसको रिव्यू करते हैं, ठीक है। कोई नया जो एक फ्रेश स्टॉक ऑफ अ केसेस वो डिस्कस नहीं होता है, ठीक है। व्हेन कैन द रिव्यू पिटिशन इज एक्सेप्टेड, रिव्यू पिटिशन कब एक्सेप्ट होता है, ठीक है। एक रूलिंग हुई थी 1975 में, जस्टिस कृष्णा अय्यर उन्होंने कहा था कि रिव्यू पिटिशन कब एक्सेप्ट होती है। उसके केस में उन्होंने कहा था ओनली व्हेन अ ग्रेवलिंग ओमिशन और द पेटेंट मिस्टेक और लाइक ग्रेव एरर हैज़ क्रेप्ट इन अर्लियर बाय द जुडिशरी फैलिबिलिटी, ठीक है। जब कुछ अर्लियर जो जजमेंट है या जो भी है मिस्टेक फाउंड हुआ हो उसी टाइम पे जो है जो रिव्यू पिटिशन है वो एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। जो रिव्यू है किया जाता है इसका मतलब ये नहीं इट इज़ बाय नो मीन्स ऑफ अपील इन डिस्कस, ठीक है। ये जो रिव्यू है इट इज़
इज़ बाय नो मीन्स ऑफ अपील, ठीक है, इट इज़ नॉट बाय एनी मीन ऑफ अपील, ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है। फाइलिंग अ रिव्यू पिटिशन किसके अकॉर्डिंग दिया है, एज पर द सिविल प्रोसीजिंग कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग एनी पर्सन एग्रीड बाय अ रूलिंग कैन सिक अ रिव्यू, ठीक है। जो भी पर्सन जो रूलिंग जो मिली है उनको, जो भी उनको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया हो, तो उसको अगर वो नहीं हो, उनको मान्य नहीं हो, उस टाइम पर रिव्यू पिटिशन लगाई जाती है। और जो रिव्यू पिटिशन है, ठीक है, जजमेंट जब दिया जाता है उसके विद इन 30 डेज में वो रिव्यू पिटिशन फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। सरकमटेंस मतलब कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशंस रहती है, उसको मानने मतलब उसको मानने के बाद ही जो है रिव्यू पिटिशन फाइल करते हैं विद इन द 30 डेज, ठीक है। प्रोसीजर कैसा है, द रूल स्टेट्स दैट रिव्यू पिटिशन वुड ऑर्डनरी बी एंटरटेन विदाउट ओरल आर्गूमेंट बाय अ लॉयर, इट इज़ हर्ड थ्रू द सर्कुलेशन बाय द जजेस इन देयर चैम्बर, ठीक है। कोई एक ओरल आर्गूमेंट नहीं की जाती ड्यूरिंग द केस ऑफ अ रिव्यू पिटिशन, वो बस सर्कुलेट होता है इन द बाय द जजेस इन देयर चैम्बर, ठीक है। रिव्यू पिटिशन के बारे में और एक बात है कि दे आर ऑल्सो हर्ड एज फार एज प्रैक्टिसेबल by the same combination of a judges who deliver the order or the judgment that is sought to be reviewed, ठीक है। जो रिव्यू पिटिशन है वो किसके थ्रू मतलब कौन सुनता है, तो जो भी जजेस होते हैं, ठीक है, जिन्होंने पर्टिकुलर वो जजमेंट दिया हो, ठीक है, दैट पर्टिकुलर जजमेंट जिसको रिव्यू किया गया हो, उसके अकॉर्डिंग वो सेम कॉम्बिनेशन ऑफ जजेस रिव्यू करते हैं रिव्यू पिटिशन को। इफ़ अ जज हैज़ रिटायर, ठीक है, अगर वो जज रिटायर हो या अनअवेलेबल रहा, ठीक है, तो कुछ उसका रिप्लेसमेंट भी हो जाता है इन द जो सीनियरिटी ऑफ जजेस रहते हैं, वो वहाँ पे जो रिव्यू पिटिशन का आया है केस फाइल जो हुआ है वो देखते हैं, ठीक है। इन एक्सेप्शनल केस द कोर्ट अलाउ एन ओरल हियरिंग, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि ओरल आर्गूमेंट नहीं किया जाता, पर कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, उस टाइम पे ओरल हियरिंग का जो है वो प्रोविजन एक्सेप्ट किया जाता है। इन 2014 में केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिव्यू पिटिशन इन ऑल डेट पेनल्टी केसेस विल बी हर्ड इन ओपन कोर्ट बाय द बेंचेस ऑफ अ 3 जज। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में उन्होंने ऐसा बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो डेथ पेनल्टी रिलेटेड कुछ केसेस आए हो, तो उसकी जो हियरिंग है वो जो है ओपनली होंगी, ठीक है, ओपन कोर्ट में होंगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया है ओपन कोर्ट में वो हियरिंग होंगी। ऑप्शन आफ्टर द रिव्यू पिटिशन फाइल, अभी वो रिव्यू पिटिशन के बाद क्या नया ऑप्शन रहता है। एक केस हुआ था 2002 में इन रूपर हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस, उसमें द कोर्ट इन्वॉल्व द कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन विच कैन बी हियर्ड आफ्टर द रिव्यू पिटिशन इज डिसमिस। जब पर्सन की रिव्यू पिटिशन डिसमिस हो जाती है उसके बाद जो है क्यूरेटिव पिटिशन हियर की जाती है पर्टिकुलर जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो भी जज होता है उनके थ्रू, ठीक है। ये डिसाइड हुआ था 2002 में जो केस हुआ था रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा का केस। अ क्यूरेटिव पिटिशन इज ऑल्सो एंटरटेन ऑन अ वेरी नैरो बैकग्राउंड लाइक अ रिव्यू पिटिशन एंड इन जनरली नॉट गारंटेड एंड ओरल हियरिंग, ठीक है। ये जो होता है ये भी रिव्यू पिटिशन के जैसे एक नैरो बैकग्राउंड को मतलब उनका एक नैरो बेसिस लिया जाता है, और इसके साथ साथ जो क्यूरेटिव पिटिशन होते हैं वो भी जनरली ओरल हियरिंग नहीं होती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हु वॉज केशवानंद भारती, ठीक है। केशवानंद भारती, जिसने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, ओके, जिसने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी उसको केशवानंद भारती बहुत अच्छे से याद होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत से जो जजमेंट्स है या बहुत से जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो वो केशवानंद भारती का जब केस हुआ था उसके बाद ही आए हैं, ठीक है। अभी वो केशवानंद भारती के बारे में जानते हैं। तो केशवानंद भारती जो है उनका एक मैन हु लेट हिज नेम एज अ आइकॉनिक केस एज अ पिटिशनर, ठीक है। एक जो एक बहुत बड़ा एक केस रहा है उनका, तो ठीक है, वो आइकॉनिक केस बोल सकते हैं एज अ पिटिशनर। उनका निदान हुआ है संडे को, ठीक है। द लैंडमार्क रूलिंग इन द सुप्रीम कोर्ट अनाउंस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टराइन वॉज इन द केस ऑफ हिज होलीनेस केशवानंद भारती श्रीपद श्रीपद्दगालवरू वर्सेस ओआरएस एंड ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ कोला, ठीक है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन है ये इस केस के बाद आया था, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन, इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है केशवानंद भारती, ठीक है। अभी केशवानंद भारती कौन थे, ठीक है। केशवानंद भारती ही वॉज अ हेड सर ऑफ इदनर मुक्त इन कासरा कास
Kasaragod district of Kerala since 1961. He left his signature in one of the significant ruling of a Supreme Court when he was challenged the Kerala land reform legislation in 1970. ठीक है, 1970 में उन्होंने एक चैलेंज किया था जो केरला लैंड रिफॉर्म का एक लेजिस्लेशन आया था, ठीक है, उन्होंने उसने उस टाइम पे वहाँ पे चैलेंज किया था। वो केस क्या था? द केस वॉज प्राइमरली अबाउट द एक्सटेंट ऑफ अ पार्लियामेंट्री पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो केस रिलेटेड था कि पार्लियामेंट्री पावर, जो पार्लियामेंट की कितनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, ठीक है। तो पहले बार क्या हुआ 1967 में, ठीक है, ये जजमेंट आप याद रखिए क्योंकि केशवानंद भारती का जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1967 में क्या हुआ था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उस टाइम पे क्या दिया था, वर्डिक में दिया था कि जो पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट, ठीक है, 1967 में, ठीक है। पर सेकेंड ऐसा हुआ कि जो कोर्ट ने डिसाइड किया द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ सेवरल अदर अमेंडमेंट, नोटेबली द राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिमूव्ड एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो रिमूव कर दिया फंडामेंटल राइट से, हम जानते हैं, ठीक है। एंड द पार्लियामेंट हैज़ ऑल्सो गिवन itself the power to amend any part of the constitution, ठीक है। इससे हमें पता चला, पहले तो बताया था कि इनके जो केस में बताया था कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, तो वहाँ पे बताया था कि अभी फंडामेंटल राइट को तो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। बाद में फर्दर क्या हुआ, जब राइट ऑफ प्रॉपर्टी निकल गया, हम जानते हैं फंडामेंटल राइट ही था तो वो अमेंड तो हो गया, वो पावर तो निकाल दी गई, ऐसा केस हुआ था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, व्हाट हैपन देन, उसके बाद क्या हुआ, 13 जज बेंच वॉज सेटअप बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 13 जज का बेंच सेटअप हुआ सुप्रीम कोर्ट थ्रू, ठीक है। वहाँ पे हियरिंग हुई, ठीक है, 68 वर्किंग डेज स्प्रेड ओवर 6 मंथ, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन वॉज इवॉल्व इन द मेजोरिटी जजमेंट, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन जो है वो बनाया गया, ठीक है। व्हाट डिड द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, वाइल द कोर्ट सेड द पार्लियामेंट हैज़ अ वास्ट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, इट ड्रॉ देयर लाइन by observing that a certain part are so inherent and intrinsic in the constitution that even parliament cannot be touched, ठीक है। पार्लियामेंट बहुत सारे अमेंडमेंट ला सकती है पर कुछ जो पार्ट्स है जो इनहेरेंट या इंट्रिंसिक है इन कॉन्स्टिट्यूशन में वो उसको अमेंड नहीं कर सकते, और उन पार्ट्स को क्या बोला है, बेसिक फीचर्स और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाउ डिस्प्यूट द रूलिंग ऑफ अ पार्लियामेंट कैन नॉट ब्रीच द फंडामेंटल राइट, द कोर्ट अपहेल्ड द अमेंडमेंट दैट रिमूव द fundamental right to the property, the court ruled that it is a spirit, the amendment will not violate the basic structure of constitution। तब उन्होंने क्या बोला कि जो पार्लियामेंट ने रूलिंग की थी फंडामेंटल राइट को, जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी को है रिमूव किया था, उसको अपहेल्ड किया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये जो है, ठीक है, आपने ये रिमूव किया तो वो कहीं ना कहीं जो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं कर रहा है, अगर वो किसी बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उस टाइम पे अप्लाई नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब इन शॉर्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन जो है, ठीक है, वो हमको केशवानंद भारती केस के थ्रू ही मिली, ठीक है। और उनका जो वर्डिक देखा जाए, ठीक है, 6 to 7 वर्डिक दिए जाए, पार्लियामेंट शुड बी स्ट्रेन आफ्टर अल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल अभी देखा जाए बेसिक स्ट्रक्चर जो है तो 368 हमें जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड जो आर्टिकल है उसको, ठीक है। कोर्ट ने कुछ एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी नहीं दी है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन, पर अगर कुछ देखा जाए कुछ केसेस, ठीक है, तो एक इंटरप्रेट कर सकते, कुछ मतलब लॉजिक लगा सकते कि क्या इंक्लूड हो सकता है डॉक्टराइन में। तो देखा जाए तो इट इंक्लूड द सुप्रीमेसी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इंक्लूड होता है, पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकंड है द रूल ऑफ लॉ, थर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशियरी, फोर डॉक्टराइन ऑफ अ सेपरेशन ऑफ अ पावर, फिफ्थ है फेडरलिज्म, सिक्स सेकुलरिज्म, सोवरिन democratic republic, parliamentary system of governance, the principle of a free and fair election, welfare state, ऐसे इन जैसे यहाँ पे जो मैंने बॉक्स में दिया है, ठीक है, ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है, ठीक है। इन दिस वे केशवानंद भारती केस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज़ व्हाट कंस्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ अ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, ठीक है। ये न्यूज़ भी मैंने बहुत बार डिस्कस की थी, मतलब जिसने भी मेरा रेगुलर करंट अफेयर का सीरीज़ देखा हो उसको ये न्यूज़ अच्छे से याद आ जाएंगी, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ कि व्हाट कंस्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, क्या ब्रीच करता है लेजिस्लेटिव प्रिविलेज को, ठीक है। तो इस वीक में क्या हुआ, कंटेक्स्ट से न्यूज़ का कि हाउस इन द महाराष्ट्र मूव अ मोशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी एंड अ कंगना रनावत, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि ब्रीच मतलब कहीं ना कहीं एक
उल्लंघन करते जो प्रिविलेज होता है लेजिस्लेटिव का, उसको ऐसा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक मोशन फाइल किया है अगेंस्ट द अर्नब गोस्वामी, ठीक है, इनके अगेंस्ट, एंड जो कंगना रनावत है एक्ट्रेस, उनके अगेंस्ट, ठीक है। ये जो है जर्नलिस्ट है, एक बहुत एक न्यूज़ चैनल है उनके, ठीक है। अभी प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज रेफर टू द राइट एंड इम्यूनिटी एंजॉय बाय द लेजिस्लेचर इन विच लेजिस्लेटर आर ग्रांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर द एक्शन डन ऑन स्टेट मेड इन द कोर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव ड्यूटी, ठीक है। प्रिविलेज क्या होता है? जो भी पार्लियामेंट को एक इम्यूनिटी होती है, जो भी लेजिस्लेटर होते हैं उनको एक इम्यूनिटी दी जाती है, राइट दी जाती है कि जो अपना जब उनकी वो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ प्रिविलेज दिए जाते हैं, ठीक है, एंड उनको काफ़ी सारे प्रोटेक्शन दिए जाते हैं अगेंस्ट द क्रिमिनल एंड सिविल लाइबिलिटीज़, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिविलेज, ठीक है। विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द प्रिविलेज ऑफ लेजिस्लेचर? अभी कौन से प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन से बताते हैं कि जो लेजिस्लेचर के प्रिविलेज दी गई है? तो देखा जाए तो आर्टिकल 105, ठीक है, 105 वो बताता है कि पावर एंड प्रिविलेज ऑफ द इम्यूनिटीज़ एंड द इम्यूनिटीज़ ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ द कमेटी, ठीक है, आर्टिकल 105 में दिया है। एंड नेक्स्ट इज आर्टिकल 194, ये भी बताता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव के केस में जो भी पावर प्रिविलेज या इम्यूनिटीज़ दी जाती है, ठीक है। अभी व्हाट कंस्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज? अभी क्या ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज बताया गया? एक पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है या कुछ भी लॉ नोटिफाइड नहीं है, पर एक जो बातें हैं मैं बताती हूँ कि क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। जनरली देखा जाए कि जो भी थिंग, ठीक है, जो ऑब्स्ट्रक्ट करती है, इम्बेंड करते जो भी प्रोसीडिंग होती है हाउस की, ठीक है, उसको, ठीक है, किसी भी टाइप का जो मेंबर्स होते हैं या हाउस होते हैं वो अपनी उनकी जो ड्यूटी है उनको डिस्चार्ज करते समय कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन लाया, इम्बेंड किया, ठीक है, वो इंक्लूड होता है इन द ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज। उसके साथ साथ in a breach of a privilege and the contempt of the house to make a speech or to print or a public liable reflection of the character or the proceeding in the house or its committee or on any member of the house for the relating of his character or a conduct as a legislator, ठीक है। तो अगर कुछ भी पब्लिकेशन हुआ, प्रिंटिंग ऐसा हुआ, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो हाउस की एक रेपुटेशन को या किसी भी कमेटी मेंबर के रेपुटेशन को एक एज अ कंटेम करके हमें दिखाई दिया, ठीक है, कुछ भी एक प्रॉपर नहीं रहा, तो उसको भी हम ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ अ प्रोसीजर इन टू बी फॉलो इन केस ऑफ अ अलाइड ब्रीच ऑफ अ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, ठीक है। ब्रीच ऑफ अ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज हुआ तो उस केस में एक प्रॉपर प्रोसीडिंग कैसी होती है, ठीक है। तो देखा जाए तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर होते हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो एक प्रिविलेज कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं जहाँ पे 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 15 मेंबर्स होते हैं असेंबली के केस में और 11 मेंबर्स होते हैं काउंसिल के केस में, और जो मेंबर्स होते हैं वो फिर आर नॉमिनेटेड एज अ वो नॉमिनेट कहाँ से होते हैं? पार्टी में से ही नॉमिनेट होते हैं और स्पीकर डिसाइड करता है ऑन द मोशन। एंड इफ द प्रिविलेज एंड कंटेम हो गया, ठीक है, आर फाउंड टू बी परमा फेसी, द स्पीकर और चेयरमैन विल फॉरवर्ड इट टू द प्रिविलेज कमेटी बाय फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस, ठीक है। जो फिर स्पीकर और चेयरमैन जो होते हैं, जो कमेटी फॉर्म हुई है उनको उनके पास ये जो केस है वो लिया जाता है, ठीक है। द कमेटी विल एग्जामिन, फिर कमेटी ऑब्वियसली एग्जामिन करती है और जो भी प्रैक्टिस हुई है, ठीक है, जो मैल प्रैक्टिस हुई है तो उसको जो है वो प्रॉपरली एग्जामिन करती है और बताती है, ठीक है। और कमेटी के बारे में देखा जाए तो इट हैज़ अ कॉशी जुडिशरी पावर, उनके पास कॉशी जुडिशरी पावर होती है, which will seek an explanation from all concerned, will conduct an inquiry and it will recommended based on the finding to the state legislature for its कंसिडरेशन, ठीक है। तो जो कमेटी है वो जो फर्दर प्रोसीजर है, ठीक है, रिकमेंडेशन देती है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटर को कि फर्दर जो प्रोसेस है उसको दिखा जाए, ठीक है। व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर द इंडिविजुअल हु हैज़ फाउंड गिल्टी ऑन ब्रीजिंग द लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, ठीक है। किसी भी पर्सन को मतलब अगर वो फाइनली गिल्टी फाउंड हुआ, ठीक है, इन केस ऑफ ब्रीजिंग द लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, तो उनकी पनिशमेंट क्या दी जाती है, ठीक है। तो जो पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है, वॉट एवर द पनिशमेंट पहली जो होती है, पहला देखा जाए तो जो भी पनिशमेंट जो कमेटी डिसाइड करती है वो दी जाती है, ठीक है। द पनिशमेंट कैन इंक्लूड communicating the displeasure of a state legislature of the offender, summoning the offender before the house and giving the warning and sending the offender to the jail, ठीक है, जेल में भी डाल सकते हैं या जो भी ऑफेंडर है उसको समन किया जाता है हाउस के सामने और उनको वार्निंग दी जाती है। और इन केस ऑफ अ मीडिया या प्रेस जो फैसिलिटीज़ है ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटर मे बी विड्रॉ एंड अ पब्लिक अपोलॉगी मे बी सॉट, ठीक है, उनको मतलब उनकी माफ़ी भी मांगनी पड़ सकती है, ठीक है। ऐसा देखा जाता है इन द ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज। नेक्स्ट इज अ कैपिटल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2020। तो रिसेंटली जो बिल प्रपोज हुआ है पार्लियामेंट सेशन में, इट सीक्स एन अमेंडमेंट जो 69th अमेंडमेंट एक्ट है 1991
जो प्रिटेंड करता था पावर एंड द फंक्शन ऑफ अ दिल्ली गवर्नमेंट एंड अ लेफ्टिनेंट जनरल दैट इज़ एलजी। इनके केस में ये जो एक अमेंडमेंट था वो था, ठीक है, वो इंक्लूड है। तो उसके रिलेटेड एक बिल प्रपोज हुआ है पार्लियामेंट सेशन में। ये हाईलाइट क्या है इस बिल का, ये प्रपोज क्या करता है, जो फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं एंड द लेजिस्लेटिव जनरल सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर बाय गिविंग मोर डिस्क्रिप्शन पावर टू द एलजी, ठीक है। जो एलजी, ये इस बिल के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो न्यू बिल इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल। तो इसमें क्या है, जो एलजी है उनको ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर दी है, ठीक है। उसके बाद कुछ और क्या प्रोविजन है कि एलजी कुड एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन, एलजी है वो अपने डिस्क्रिशन के साथ एक्ट कर सकता है इन मेनी एनी मैटर, ठीक है, जो दैट इज़ बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द पावर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर में नहीं है, तो बाकी जो एक्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके केस में जो है डिस्क्रिशन में एक्ट कर सकता है इन ऑल मैटर रिलेटेड टू द ऑल इंडिया सर्विसेज एंड द एंटी करप्शन ब्रांच के, ये पर्टिकुलर केस भी मेंशन है, ठीक है। इनके पर्टिकुलर केस भी मेंशन है, दैट इज़ कौन से मैटर में वो एक्ट कर सकता है इन द डिस्क्रिशन, ठीक है। उसके साथ साथ ऐसा बोला है कि जो वैलिडिटी ऑफ एनी डिसीजन टेकन एज पर सच डिस्क्रिशन शैल नॉट बी क्वेश्चन, ठीक है। जो एलजी डिसीजन लेता है उसको भी हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये तीन जो मेन प्रोविजन है इस बिल के हाईलाइट में है, ठीक है। हाउ इज़ अ दिल्ली एडमिनिस्टर प्रेजेंटली, अभी देखा जाए तो प्रेजेंटली दिल्ली एडमिनिस्टर कैसी होती है, तो जो हम जानते हैं आर्टिकल 239 AA, ठीक है, 239 AA जो जिसके थ्रू इंसर्ट हुआ है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट था 1991 वो इंसर्ट हुआ है वो, और 239A है जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली की को डील करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो यूटी ऑफ अ दिल्ली शैल बी कॉल्ड एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ अ दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली को इनिशियली हम क्या बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ अ दिल्ली, और वो जो एडमिनिस्टर की जाती है देयर बॉय अपॉइंटेड अंडर द आर्टिकल 239 शैल बी डेजिग्नेटेड एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। जो एडमिनिस्टर होता है वो एलजी थ्रू अपॉइंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 239। According to the existing act, the Legislative Assembly of Delhi has the power to make a law in matter except public order, police and land, ठीक है। तो दिल्ली के असेंबली को बाकी सारे इसमें भी पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं एक्सेप्ट तीन को छोड़ के, दैट इज़ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। अभी प्रेजेंट इशू क्या है, जो आर्टिकल 239 है और 239AA है, ठीक है। ये दो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है जुरिडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहता है, क्योंकि देखा जाए तो एक जो आता है, ठीक है, ये जो आता है लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में आ जाए तो यहाँ पे जो है जो एलजी अपॉइंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर को, उस टाइप में मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही होते रहते हैं। अगर यूनियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम जैसे हम पता है कि जो दिल्ली है, ठीक है, बीइंग एज नेशनल यूनियन टेरिटरी एम्पावर द एलजी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यूनियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, आर्टिकल 329 जो है वो एलजी को पावर देता है कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑन हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हेल्ड दैट आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन bestowed स्पेशल स्टेटस टू द दिल्ली ऑफ हैविंग द ओन लेजिस्लेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट। और दिल्ली गवर्नमेंट का साइड क्या है कि आर्टिकल 239A उनको पावर देता है कि उनको स्पेशल स्टेटस दिया है कि वो खुद की एक इलेक्टेड असेंबली रहती है, उनकी एक लेजिस्लेटिव पावर है उनको। तो फिर ये दोनों देख सकते हैं कि ये ऑब्वियसली एलजी के फेवर में है और ये जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के फेवर में। इसके वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही होते रहती है, ठीक है। एक टसल हमेशा ही एडमिनिस्ट्रेशन में जो नेशनल टेरिटरी है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा होती ही रहती है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा जाए तो उन्होंने 2018 में दिया था कि एलजी वॉज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ अ दिल्ली गवर्नमेंट एंड बोथ हैड टू वर्क हारमोनियसली विद ईच अदर, ठीक है। 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि एलजी इज़ बाउंड टू हैव एड एंड एडवाइस, दिल्ली गवर्नमेंट के एड एंड एडवाइस के साथ ही काम करे, उसके साथ साथ वो दोनों हारमोनियसली काम करे विद द ईच अदर। अनरिजॉल्व एरिया इन द जजमेंट, अभी अनरिजॉल्व एरियाज़ क्या है, ठीक है, काफ़ी सारे, ठीक है, जो जुरिडिक्शन है उनके, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट के और एलजी के काफ़ी सारे जुरिडिक्शन में ओवरलैपिंग होता है। तो ओवरलैपिंग जो फैक्टर है वो भी जो हमेशा एक अनरिजॉल्व फैक्टर रहा है, ठीक है। और एक स्टिल नो क्लियरिटी ऑन आर्टिकल
सॉरी 239 ए क्लॉज 4, ठीक है। 239 ए क्लॉज 4 में अभी भी जो है मतलब 239 ए वहाँ पे इस क्लॉज में जो है, ठीक है, कुछ भी अभी मतलब एक क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। जैसे हम बताते हैं द कोर्ट डिड नॉट हैव अ वेरी क्लियरली डिलाइनेटेड द इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एलजी कैन रेफर अ डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट इन द इवेंट ऑफ द डिफरेंसेस ऑन द ओपिनियन बिटवीन द एलजी एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो 239 ए क्लॉज 4 है उसमें बताते हैं कि एलजी जो है वो कुछ जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट की तरफ दे सकते हैं अगर कोई डिफरेंसेस आए एलजी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। पर इस जो आर्टिकल में ना क्लियरिटी नहीं है कि कौन से जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट की तरफ लेके जाए, तो ये भी एक जो अनरिजॉल्व एरिया है जजमेंट का, ठीक है। ओपन एंड terminology in the event of referring any matter to the president, the court emanated that the LG must adhere to the constitutional principle of collaborative federalism, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस एंड द कंसेप्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ठीक है। तो ओवर एंडिंग टर्मिनोलॉजी कैसे बताया, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो बताया गया एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि सॉरी आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऐसे बताया गया कि प्रेसिडेंट को अपन कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है। एलजी जाके कंसर्न कर सकता है, पर कौन से मैटर को करना सकते हैं इसमें तो क्लियरिटी नहीं है। पर एलजी को ऐसा बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो है कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस हो, इस सब को मेंटेन करना पड़ता। पर एक इन ये सारे जो टर्म्स है एक उनका एक वाइड ओपनिंग है, ठीक है, एक नैरो टर्म्स नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वाइड है। तो ये प्रॉपरली किसको कैसे इंटरप्रेट करें, ये एक जो है एक अनरिजॉल्व एरिया हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही पॉइंट्स दिए हैं कि जो अरविंद केजरीवाल वहाँ के सीएम है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो बस लाइंस दी है, ठीक है। ये तो न्यूज़ हो गई अपनी। नेक्स्ट न्यूज़ कि सैलरी अलाउंसेस एंड द पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल 2020 पास्ड इन द लोकसभा। तो सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन बिल जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, अमेंडमेंट बिल 2020 को पास हो गया है लोकसभा में, ठीक है। द बिल मैं अभी बता रही हूँ न्यूज़, अभी तक तो वो राज्यसभा में वैसे भी पास हो गया होगा, ठीक है। सो देख लीजिए इस बिल का रिसेंट स्टेटस क्या है। तो बिल क्या है, अमेंडमेंट है। इसमें अभी जैसे जानते हैं कि कोविड-19 क्राइसिस के वजह से काफ़ी सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हमको फेस करने पड़ रहे हैं। तो इनिशियली जो सैलरी एंड अलाउंसेस पेंशन अमेंडमेंट बिल सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक्ट है, ठीक है, 1954 का, इसमें अभी इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या होंगे, जो MPs की सैलरी है वो 30% से रिड्यूस हुई है, ठीक है, 30% से रिड्यूस हुई है। ये जो सैलरीज है, ठीक है, रिड्यूस द सबमिटरी अलाउंस बाय 30%, ठीक है। ये रूल्स जो नोटिफाइड हुए हैं अंडर द 1954 एक्ट टू रिड्यूस द सर्टन अलाउंसेस ऑफ MPs फॉर 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर तक हम उनकी जो सैलरीज है वो रिड्यूस करने वाले। अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो ये रिडक्शन क्यों हुआ है, तो टैकल द जो कोविड-19 के पैंडमिक की वजह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कुछ कमी आई है, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस हमको फेस करने पड़े, इसके वजह से इनकी जो सैलरी है वो मतलब थोड़ी डिक्रीज की गई है, ठीक है। मेथड ऑफ सेटिंग द सैलरीज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, सैलरीज कैसे सेट होती है ऐसा बताया है। तो आर्टिकल 106 जो है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को एम्पावर करता है MPs को टू डिटरमाइन देयर सैलरीज बाय इनेक्टिंग द लॉ, ठीक है। वो जो MPs है वो अपना एक लॉ लाके अपनी जो सैलरीज है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। 1985 में क्या हुआ था, पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था एक लॉ दैट डेलीगेटेड द पावर टू सेट एंड रिवाइज द सर्टन अलाउंसेस ऑफ MPs सच एज अ कंस्टिट्यूंसी अलाउंस, ऑफिस अलाउंस एंड हाउसिंग अलाउंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 1985 में पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था जो अलाउंसेस हैं MPs के रिलेटेड, ठीक है। एंड पीरियडिकली वो रिवाइज होती रहती है, ठीक है। पीरियडिकली कुछ जो 2018 में भी सैलरीज उनकी रिवाइज हुई थी, ठीक है। फाइनेंशियल एक्ट 2018 प्रोवाइड द सैलरी, डेली अलाउंसेस एंड द मेंशन ऑफ अ पार्लियामेंट सॉरी MPs विल बी इंक्रीज एवरी 5 ईयर, ठीक है। 2018 में ऐसा बताया गया कि एवरी 5 ईयर उनकी जो सैलरीज है उसमें इंक्रीमेंट होंगी ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स, जो कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसके किसके अंडर में आता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या दिया है, वेरियस डेमोक्रेसीज यूज अ डिफरेंट मेथड टू डिसाइड द सैलरी एंड द लेजिस्लेचर, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर दिया है, ठीक है, जहाँ पे हमें काफ़ी डिफरेंट जो डेमोक्रेसीज है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज है, उनमें लेजिस्लेचर की जो सैलरी है वो कैसे डिसाइड करते हैं। मैं एक बार रीड कर देती हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। इंडिया में क्या है, इंक्रीज होते हैं एवरी 5 ईयर, ठीक है, किस पे बेसिस होते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स पे बेस होती है। नेक्स्ट है कनाडा, कनाडा में क्या है, एजुकेटेड एनुअली एज पर द एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ अ प्रीवियस ईयर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है प्रीवियस ईयर का उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, कंपोज ऑफ फॉर्मर MPs, फॉर्मर जजेस एंड ऑडिट, सैलरी रिवाइज एनुअली एज पर द एवरेज पब्लिक सेक्टर अर्निंग, पब्लिक सेक्टर अर्निंग के अकॉर्डिंग होता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है,
composed of expert in the government economics law and public administration, salary revised annually. Okay, salary annually revised होती है. न्यूजीलैंड में भी composed of judges, MPs, members and other independent statutory bodies based on the legislative position in parliament. France, average salaries in the highest and the lowest paid civil servant and the highest grade used to determine the salary pay of a civil servant डिसाइड बाय द ट्रेजरर 3 MPs ऑफ अ पार्लियामेंट. ठीक है, इस डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंट्रीज है डिफरेंट सिस्टम होता है टू सेट द अलाउंसेस और द सेट द सैलरीज ऑफ द लेजिस्लेचर. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ व्हाट इज़ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रिलेटेड न्यूज़ है जो हम जानते हैं. जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक जो पील है उसको रिजेक्ट किया है जो सीख करती है. ठीक है, रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ YSR कांग्रेस लीडर. कौन सी लीडर? विजयसाई रेड्डी एज अ राज्यसभा मेंबर ऑफ ग्राउंड ऑफ होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. उनके ऊपर क्लेम था कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड करते हैं एज अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इन द नेशनल कैपिटल. ठीक है, नेशनल कैपिटल में वो एक जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के साइड से एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की होल्ड करते हैं. इसके वजह से वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, ऐसा एक उन पर एलिगेशन लगाया था. तो इसकी उनकी जो एक पील अपील की थी तो जो रामनाथ कोविंद है, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिजेक्ट की है. ठीक है, जो डिस्क्वालीफाई किया है जो पील थे उसको. ठीक है, द ऑर्डर ऑफ अ प्रेसिडेंट इज बेस्ड ऑन द इलेक्शन कमीशन अनऑनमसली ओपिनियन गिवन इन द जून. ठीक है, जो ऑर्डर है वो बेस्ड है इलेक्शन कमीशन के जो ओपिनियन के अकॉर्डिंग. अभी इशू क्या है? जो पिटीशन है वॉज फाइल सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ विजय साई रेड्डी. ठीक है, एक मतलब राज्यसभा के वो मेंबर हैं. ठीक है, उनको डिस्क्वालिफिकेशन का पिटीशन साइन हुई थी क्योंकि उन पे एलिगेशन था कि वो पोस्ट होल्ड करते हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश भवन. ठीक है, और ये हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है. ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने की परमिशन नहीं होती है. ठीक है, however EC that is election commission held that since no pecuniary gain was derived from the said office and the Reddy was not entitled to any other peak or remuneration other than enjoying the status of a state guest during his travel to Andhra Pradesh in connection with the performance of his duty as a special representative did not incur disqualification under the article 102 clause 1 clause A of a कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, 200 जो आर्टिकल है इसके अकॉर्डिंग जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकती. इसके अंडर में अभी जो इलेक्शन कमीशन ने उनका साइड बताते हुए बताया है कि जो रेड्डी है, ठीक है, जो मेंबर है वो किसी भी तरीके से मतलब एक जो कोई भी उनको रिम्यूनरेशन नहीं मिलता था या कोई भी एक प्रॉपरली एक प्रॉफिट गेन नहीं करते थे. ठीक है, कोई भी गेन या उनको नहीं मिलता था, बस वो एक स्टेटस एंजॉय करते थे एज अ स्पेशल गेस्ट. ठीक है, तो इसकी वजह से हम उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने बताया. अभी क्या क्राइटेरिया है कि हम MPs और MLAs को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. तो आर्टिकल 102 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है कि वो MP को डिस्क्वालिफिकेशन से क्राइटेरिया मेंशन है. ठीक है, और MLA के क्राइटेरिया कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 191 में. दे कैन बी क्वालिफाइड फॉर, क्यों डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? पहला है होल्डिंग ऑन ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो तो उस टाइम पे क्या है वो जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. सेकंड इज अ बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड. ठीक है, अनसाउंड माइंड. उसके बाद है कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, नॉट बीइंग अ इंडियन सिटीजन और एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री. अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है और दूसरे सिटीजन की एक्वायर कर दिए उस टाइम पे भी उनको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? इफ़ एन MLA और MP होल्ड अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड रिसीव अ बेनिफिट फ्रॉम इट देन दैट ऑफिस इज टर्म एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है कि जो MLA और MP है अगर वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हेल्ड करते हैं और जहाँ से उनको बेनिफिट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. अ पर्सन विल डिस्क्वालीफाई इफ ही hold an office of profit under the central or state government other than the office declare not to disqualify it holder बाय द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट. अगर जब तक लॉ कुछ पास नहीं होता कि पर्टिकुलर पर्सन को मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता, उसके पहले अगर उन्होंने किया है ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो ही और शी दैट पर्टिकुलर पर्सन इज बीन डिस्क्वालीफाइड. यहाँ पे भी वही दिया है जो अभी हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रिलेटेड. ठीक है, व्हाट इज़ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर इंक्लूडिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज ए क्राइटेरिया फॉर डिस्क्वालिफिकेशन.
ठीक है, कौन से प्रिंसिपल के बेस पे जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हम डिस्क्वालीफाई के मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के क्राइटेरिया को लेके डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि मेकर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, उनको ऐसा था कि दे वांट अ लेजिस्लेचर शुड नॉट फील ऑब्लिगेटरी टू द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वो ऑब्लिगेट नहीं फील करना चाहिए लेजिस्लेचर को, ठीक है, वाइल डिस्चार्जिंग देयर लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक है। इन अदर वर्ड एमपीज एंड एमएलए शुड बी फ्री टू कैरी आउट देयर ड्यूटी विदाउट एनी काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट प्रेशर, ठीक है, वो गवर्नमेंट प्रेशर के थ्रू अपनी जो ड्यूटी है वो फुलफिल करनी चाहिए। इसलिए ये जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला जो क्राइटेरिया है, जो प्रिंसिपल है रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन, वो एडप्ट किया गया। थर्ड ऐसा है, द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है सिंपली सीक टू इन्फोर्स अ बेस ऑफ अ बेसिक फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ अ सेपरेशन ऑफ अ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक सेपरेशन ऑफ पावर है, ये बेसिक फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसको इन्फोर्स करने के लिए भी ये जो क्राइटेरिया है वो एडिट है, ठीक है। रीजन फॉर द कॉन्ट्रोवर्सी, अभी कॉन्ट्रोवर्सी क्यों है? द एक्सप्रेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट 1951, ये कहीं पे भी नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो है वो मेंशन नहीं है। इट इज सेड एट द कोर्ट टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड द मीनिंग ऑफ दिस कंसेप्ट ओवर द ईयर द कोर्ट हैज़ डिसाइड दिस इशू इन द कंसेप्ट ऑफ अ कंटेक्स ऑफ अ स्पेशल फैक्चुअल सिचुएशन, ठीक है, फैक्चुअल सिचुएशन को कंसिडर करके जो कोर्ट है उन्होंने ये डिसाइड किया है, ठीक है। जो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 191 क्लॉज है which give effect to the concept of office of property, prescribe restriction to the central and the state level on the land लॉ मेकर एक्सेप्ट गवर्नमेंट पोजीशन, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शनल भी हैं, किसके केस में सेंट्रल मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल में जो भी लॉ मेकर होते हैं एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट पोजीशन को, ठीक है। एंड रोल ऑफ अ जुडिशरी इन डिफाइनिंग अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अभी जुडिशरी का रोल क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिसाइड करते हुए? द सुप्रीम कोर्ट इन प्रद्युत बोर्दुलोय वर्सेस स्वैपन ड्रॉय 2001 का केस था। उन्होंने वहाँ पे चार प्रिंसिपल मतलब ब्रॉड प्रिंसिपल उन्होंने डिटरमाइन किए थे रिगार्डिंग द ऑफिस दैट अट्रैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन। अभी जो चार प्रिंसिपल है मैं बताती हूँ। पहला प्रिंसिपल है वेदर द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड है वेदर द ऑफिस हैज़ एनी रिम्यूनरेशन अटैच टू इट, कोई भी रिम्यूनरेशन अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मिल रहा हो तो वो, ठीक है। थर्ड है वेदर एनी बॉडी इन विच द ऑफिस इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट पावर रिलीजिंग मनी, अलॉटमेंट ऑफ अ लैंड, ग्रांटिंग लाइसेंस, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन को कुछ गवर्नमेंट मतलब कुछ मिल रहा हो जैसे पावर्स हो, ठीक है, मनी, कोई भी लैंड अलॉट हो उस टाइप में। एंड सेकेंड फोर्थ इज वेदर द ऑफिस इनेबल द होल्डर टू इन्फ्लुएंस बाय द वे ऑफ अ पेट्रोनेज, ठीक है। ये चार प्रिंसिपल थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं सेंटर अलाउ 5 स्टेट ऑफ बोरोविंग, ठीक है, सेंटर ने 5 स्टेट को बोरो करने के लिए अलाउ कर दिया। कितने अमाउंट के लिए अलाउ कर दिया है? एडिशनल 9,913 करोड़ के लिए, ठीक है। किसको क्या ओपन किया है? ओपन मार्केट बोरोविंग के केस में, ठीक है। अभी जैसे जानते हैं कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे स्टेट को है उनको फाइनेंशियल क्रंच फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तो अभी सेंटर ने क्या किया, अलाउ किया है 5 स्टेट को कि वो बोरो कर सकते हैं मनी, ठीक है। कौन से स्टेट को बोरो किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका एंड त्रिपुरा। अभी ये इशू क्या है? इशू देखा जाए कि जो परमिशन वॉज अकॉर्डेड आफ्टर द स्टेट मीट टू रिफॉर्म कंडीशन टू इम्प्लीमेंट अ वन नेशनल वन राशन कार्ड सिस्टम। तो देखा गया है कि जब ये स्टेट्स ने वन नेशन वन राशन कार्ड के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने को एग्री किया, उसके बाद जो है स्टेट को परमिशन मिली, मतलब स्टेट को बोरोविंग वाला जो बोरोविंग का जो परमिशन मिली है, पर तब भी स्टेट जाके सेंटर जाके उनको परमिशन दिया है, ठीक है। तो अभी बैकग्राउंड देखा जाए तो सेंटर हैड इट इन मे allowed additional borrowing limit of अप टू 2% ऑफ अ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि स्टेट का जो जीडीपी होता है उसके 2% तक उनको बोरोविंग की परमिशन जो थी उन्होंने दी थी मई में, ठीक है। लेट इट अंडरस्टैंड द बेसिक, अभी कुछ बेसिक दिखा जाए, ठीक है। तो वाई स्टेट नीड अ सर्टन परमिशन वाइल बोरोविंग एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टेट। अभी स्टेट को परमिशन क्यों लगती है, ठीक है, इन द केस ऑफ ओपन जो मार्केट बोरोविंग होती है उसके केस में स्टेट को क्यों परमिशन लगती है, ऐसा बोला है। तो आर्टिकल 293 क्लॉज 3 में कह दिया है द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड स्टेट टू ऑब्टेन द सेंट्रल कंसेंट इन ऑर्डर टू बोरो इन द केस ऑफ अ स्टेट इज इंडेप्टेड टू द सेंट्रल ओवर द प्रीवियस लोन, ठीक है। जब सेंटर जो स्टेट हो वो इंडेप्टेड हो, ठीक है, जब वो मतलब कर्ज जो है, ठीक है, कर्ज डेप्ट मतलब कर्ज होता है, ठीक है। इफ़ द पर्टिकुलर कंट्री सॉरी state is indebted to the center in the case of previous loan, at that time the constitution
says that the state has to obtain the permission or the consent of the center in case of a borrowing. ठीक है, ये the consent has also been granted the subject to the certain condition by virtue of article 293 clause 4. In this practice the center has been exercising his power in accordance with the recommendation of a finance commission. तो ये जो borrowing का related जो पावर है सेंटर को, तो वो किसके अकॉर्डिंग है, रिकमेंडेशन ऑफ अ फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, एवरी सिंगल स्टेट इन करंटली इंडेप्टेड टू द सेंटर एंड दस ऑल ऑफ देम रिक्वायर द सेंटर कंसेंट इन केस ऑफ अ बोरोइंग. जो भी इंडेप्टेड है, ठीक है, सेंटर पे, तो उन सारे स्टेट को ना सेंटर की कंसेंट लगेगी इन केस ऑफ अ बोरोइंग. डज द सेंटर हैज़ अनफ्रीटेड पावर टू इम्पोज कंडीशन अंडर दिस प्रोविजन. Interestingly, even though this question formed as a part of a reference in 15 फाइनेंस कमीशन, इट वॉज नॉट एड्रेस इन द इंटरिम रिपोर्ट. ठीक है, ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ है, ठीक है, कि सेंटर अपना जो अनफ्लीटेड पावर यूज़ करता है ड्यूरिंग द इम्पोजिशन, मतलब जब बोरोइंग के केस के लिए लाते हैं, ठीक है, स्टेट को बोरोइंग की परमिशन लगते हैं, तो कुछ इम्पोज ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर वो अनफ्लीटेड पावर इम्पोज करते हैं क्या. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो इंटरिम रिपोर्ट जो फाइनेंस कमीशन की थी उसमें वो क्लियर नहीं हुआ, ऐसा बताया गया है. सो व्हेन द सेंटर हैज़ इम्पोज कंडीशन, सेंटर कब इम्पोज करती है कंडीशन, सेंटर कैन इम्पोज कंडीशन ओनली व्हेन इट गिव कंसेंट टू द स्टेट बोरोइंग. जब सेंटर स्टेट को बोरोइंग का कंसेंट दे दे, उसके बाद जो है सेंटर इम्पोज कर सकती है सर्टन कंडीशन, एंड इट कैन ओनली गिव सच कंसेंट व्हेन द स्टेट इज इंडेप्टेड टू द सेंटर. ठीक है, जब स्टेट जो है इंडेप्टेड है सेंटर को, उसी टाइम पे जो है कुछ एडिशनल जो इम्पोज कंडीशन जो है वो सेंटर लगा सकती है. वाई आर सच रेस्ट्रिक्शन नेसेसरी, ऐसा रेस्ट्रिक्शन क्यों नेसेसरी है. वन possible purpose behind conferring the power upon the center was to protect its interest in the capacity of the creditor. ठीक है, एज ए क्रेडिटर एक्ट करेंगे. ठीक है, वो इनको पैसे दे रहे हैं, ठीक है, सेंटर को सेंटर जो है स्टेट को पैसे दे रहा है, एज ए क्रेडिटर एक्ट करेंगे, तो इसके क्रेडिट में जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेंटर है वो जो इसलिए कंडीशन लगाया जाता है, ऐसा बोलते हैं. उसके साथ साथ जो इंश्योरिंग द माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ठीक है, उसको पूरा मतलब संभालने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए भी सेंटर जो है कुछ कंडीशन इम्पोज करता है. ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि कुछ भी हो, ठीक है, अगर एक सिंपल एक स्टेट इंडिपेंडेंस हो कि किसी भी स्टेट में, तो वो कहीं ना कहीं जो फिजिकल हेल्थ है पूरे नेशन की, उसको अफेक्ट करता है. इसलिए ठीक है, अगर कंक्लूजन देखा जाए, दिस मीन्स दैट इन द प्रेजेंट केस सेंटर वॉज नॉट जस्टिफाइड इन रिक्वायरिंग द स्टेट टू ज्वाइन द वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम बाय एक्सरसाइजिंग इट पावर अंडर द आर्टिकल 293 clause 4. After all, this has no direct bearing on the state financial health or a microeconomic stability, and encourages upon the legislative domain of the state. Giving this limitation, if the center decide to extend it one nation one national ration scheme throughout the country, it should have opted for building consensus which reluctant state instead of compiling them through this route. तो इन्होंने पता है कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन मतलब उन्होंने इम्पोज की है कंडीशन की जो वन नेशन वन रेशन कार्ड अगर फॉलो कर रहे हो या इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसके बाद आपको बोरिंग दे रही है, तो ठीक है, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, बाकी जो हमने देखा है कि किस केस में वो परमिशन देती है या किस केस में नहीं. ठीक है, इसके तरीके से हम एक पॉजिटिव वे में ऑप्टिमिस्टिक एक कंक्लूजन लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ अ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर टू ब्रीच डिजिटल डिवाइस. तो रिसेंटली क्या हुआ, कंटेक्स्ट देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है बोथ प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल को कि वो गैजेट या इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करे जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं और डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हैं उनको. ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुआ है कोविड-19 क्राइसिस की वजह से, तो जो इकोनॉमिकली वीकर बच्चे हैं, ठीक है, या डिसएडवांटेज ग्रुप है, तो उनको इंटरनेट एक्सेस नहीं है. तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों को कि वो इंश्योर करे, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस एंड अलॉन्ग विद द गैजेट्स. अभी इशू क्या है, तो कोर्ट ने पास किया है ऑर्डर अबाउट द कंसर्न दैट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को है ड्यू टू द ऑनलाइन एजुकेशन, ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, अनअवेबिलिटी ऑफ लैपटॉप्स हो, मोबाइल फ़ोन हो ड्यूरिंग द कोविड-19. तो उनके लिए उन्होंने कंसर्न मतलब राइज किया था, तो जिसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने ये जो ऑर्डर है वो पास किया. ठीक है, वाई डू इट इज़ नेसेसरी ऑब्जर्वेशन मेड बाय द हाई कोर्ट. क्यों नेसेसरी है, टू एड्रेस द डिस्क्रिमिनेशन. तो जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, सारे स्टूडेंट को सेम फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए. ठीक है, तो द इंटरकास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो इंटरकास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो या किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हो, जो वर्टिकल डिवाइस या डिजिटल डिवाइस अराइज होता है, इन सारे को हमको
मतलब इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन उसको नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए, ठीक है, हमको जो है ये जो उन्होंने स्टेप उठाया है वो नेसेसरी है, क्योंकि ये अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो वो कहीं ना कहीं जो RTE है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 का, तो उसको कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है, उसके साथ साथ आर्टिकल 14, 15 और 21 को भी वॉयलेट करता है, ठीक है। और फाइनेंशियल बैरियर, ठीक है, फाइनेंशियल बैरियर सच मोड ऑफ अ टीचिंग विद इरेक्ट द फाइनेंशियल बैरियर फॉर EWS और DZ कैटेगरी स्टूडेंट बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट। जो फाइनेंशियल बैरियर कहीं ना कहीं उनको ऑब्स्ट्रक्शन लाता था उन बच्चों को पढ़ने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं मतलब इरेडिकेट हो सकता है, इसलिए, ठीक है, क्योंकि हमें जानते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन है वो मेन है बच्चों के लिए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो भी कोर्ट ने ऐसे क्लियर किया है कि जो प्राइवेट एडेड स्कूल है विल बी एंटाइटल टू क्लेम रीइंबर्समेंट ऑफ अ रीजनेबल कॉस्ट फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ द गैजेट, वही देखेंगे, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग मतलब कहाँ पे मेंशन है ये वाला क्लॉज, तो ये मेंशन है सेक्शन 12 क्लॉज 2 ऑफ RTE एक्ट। अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में देखा जाए तो प्राइमरी जो एजुकेशन है एट द फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 वो सारे चिल्ड्रंस को मिलना चाहिए, ठीक है। इट इम्पोज द एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट है एजुकेशन, ठीक है, आर्टिकल 12 में दिया है। इट इज़ मैंडेट दैट मैंडेट 25% रिजर्वेशन फॉर द डिसएडवेंटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, तो 25% जो रिजर्वेशन दिया है डिसएडवेंटेज सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी को, ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ प्रोविजन है कि फॉर द नॉन एडमिटेड चिल्ड्रन टू बी एडमिटेड टू द एज ऑफ अप्रोप्रिएट क्लास, ठीक है, जो नॉन एडमिटेड चिल्ड्रन से तो उनको एडमिट किया जाए एज इन द अप्रोप्रिएट उनके जो क्लासेस है उसमें। उसके साथ साथ द स्टेट दैट इट ऑल्सो स्टेट दैट द शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी तो फाइनेंशियल रिलेटेड या बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी तो वो सारे जो है, ठीक है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंप्लीमेंट करेंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट प्रोहिबिट द डिप्लॉयमेंट ऑफ अ टीचर फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क, ठीक है, जो नॉन एजुकेशनल वर्क है, ठीक है, जैसे कि इलेक्शन टाइप का ड्यूटी हो गया, कोई भी डिजास्टर रिलीफ हुआ, स्टेट रजिस्ट्रेशन लेजिस्लेटर पार्लियामेंट रिलेटेड ड्यूटी हुआ, ठीक, उस टाइम पे क्या है टीचर्स को जो डिप्लॉयमेंट होता है, ठीक है, फॉर नॉन एजुकेशनल ड्यूटी इसको भी प्रोहिबिट करता है। उसके साथ साथ इट ऑल्सो हैज़ अ क्लॉज दैट नॉन डिटेशन पॉलिसी वॉज रिमूव अंडर द राइट ऑफ अ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो नॉन डिटेंशन का पॉलिसी था उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। ये सारे पॉइंट है RTE एक्ट के अंदर, ठीक है। इट ले डाउन द नॉर्म्स एंड द स्टैंडर्ड रिलेटेड टू, क्या बताते हैं नॉर्म्स एंड रिलेटेड टू पीपल टीचर रेशियो, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल वर्किंग डेज एंड टीचर वर्किंग आवर्स। नेक्स्ट इज़ लोक अदालत। अभी लोक अदालत के बारे में देखते हैं कि दिल्ली एक वेजर थे, ठीक है, जो उड़ीसा के, ठीक है, वो लोक अदालत में मूव हुए अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, लोक अदालत में गए प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने 21 टाइम, ठीक है, 21 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया कि वो आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया, पर उनको बहुत मतलब उनका जो आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन वो हो ही नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या हुआ, वो ही मूव टू द अदालत, लोक अदालत अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। ही टूक एन अनयूजुअल स्टेप फॉर एड्रेसिंग द ग्रीवियंस, ठीक है, जो भी ग्रीवियंस उसको फेस करना पड़ा उसके वजह से, ठीक है। तो पेशेंटली वो इतने दिन 21 अटेम्प्ट इज मोर टाइम, ओके, तो उन्होंने ट्राई किया पर उनको नहीं मिला, जिसके वजह से वो लोक अदालत में गए। तभी लोक अदालत रिलेटेड में बताती हूँ तो लोक अदालत क्या है, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। इट इज़ अ फोरम वेयर डिस्प्यूट केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट और इन प्री लिटिगेशन स्टेट आर सेटल कॉम्प्रोमाइज एम्बिकली, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट या पेंडिंग केसेस होते हैं या प्री लिटिगेशन स्टेजेस में जो भी केसेस होते हैं वो जाके वहाँ पे डिस्कस हो जाते हैं, ठीक है। और लोक अदालत क्या है, ठीक है, का उनका मेन क्या होता है, एम क्या होता है, वो फॉर्म होता है जो भी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो भी प्रोमिस पैराम्बल में दिए हैं, जैसे कि टू इंश्योर द सोशल जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस टू एवरी सिटीजन, वो लोक अदालत से फुलफिल होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखा जाए तो आर्टिकल 39A ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि फील लीगल एड टू बी डिप्राइव्ड एंड वीकर सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी एंड टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, ठीक है, प्रमोट इक्वल जस्टिस की अपॉर्चुनिटी देगी, ठीक है। ये आर्टिकल हम जैसे मेंशन है आर्टिकल 39A में, ठीक है। आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग भी हमें दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेक इट कंपलसरी फॉर द स्टेट टू गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का भी स्टेटस दिया है, ठीक है। उसके साथ साथ स्टैट्यूटरी प्रोविजन देखे जाए लोक अदालत रिलेटेड तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अकॉर्डिंग लोकल अदालत को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। फाइनल
अवार्ड देखा जाए लोक अदालत से रिलेटेड, तो जो भी वर्डिक्स है, ठीक है, डिसीजन मेड बाय द लोक अदालत इज कंसिडर टू बी द वर्डिक ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड इन अल्टीमेट एंड बाइंडिंग टू ऑल द पार्टीज, ठीक है। जो भी लोक अदालत की वर्डिक दी जाती है इन केस ऑफ अ सिविल कोर्ट, नॉट इन द केस ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट, ओके, ये ध्यान में रखिए। तो वो जो है वो बाइंडिंग होती है पर्टिकुलर पार्टी को, ठीक है, जो पार्टी वहाँ पे अपील करती है। एंड कोर्ट की कुछ फीस नहीं होती है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो जो भी वीकर सेक्शन के पर्सन्स है, ठीक है, वो अपना जो केस है वो लोक अदालत में लेके जा सकते हैं, ठीक है। और एक जो इम्पॉर्टेंट है कि एनी जो लोक अदालत में कौन से केस जाते हैं देखे जाए, तो जो भी पेंडिंग केस होते हैं कोर्ट में वो भी वहाँ पे जाके ले सकते हैं। एनी डिस्प्यूट विच हैज़ नॉट बीन ब्रॉट बिफोर द कोर्ट आर लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट, ठीक है, वो भी केसेस जो लेके जा सकते हैं। प्रोवाइड दैट एनी मैटर रिलेटेड टू दैन ऑफेंस नॉट कंफर्टेबल अंडर द लॉ शैल नॉट बी सेटल इन द लोकल लोक अदालत, ठीक है। जो नॉन कंफर्टेबल ऑफेंसेस है, ठीक है, जो भी क्रिमिनल रिलेटेड ऑफेंस होते हैं, जो नॉन कंफर्टेबल ऑफेंसेस हो वो लोक अदालत में सेटल नहीं होते, ये भी पॉइंट नोट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी बस वही दिया है, ठीक है, लोक अदालत का नेचर क्या होता है, कौन से आर्टिकल से डील करता है, ठीक है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 मैंने अभी बता दिया, ठीक है, कौन से केसेस ऐड होते हैं वो भी एक फिगर में दिया है, फिगर से भी आप अच्छे से लर्न कर सकते हो, ठीक है। लेवल देखा जाए कंपोजिशन लोक अदालत का, तो स्टेट लेवल होता है, तालुका लेवल, हाई कोर्ट लेवल, नेशनल लोक अदालत, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड परमानेंट लोक अदालत होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेघदूता प्रोजेक्ट। मेघदूता प्रोजेक्ट के बारे में दिया है, तो कंटेक्स्ट ऐसा है कि केरला गवर्नमेंट is likely to take a delegation to bring a pressure on the center to approve the construction of a Meghdutta balancing reservoir that has proposed to store a drinking water पर्पस, ठीक है। मेघदत्ता बैलेंसिंग रिजर्वायर का जो प्रोजेक्ट है उसको, उसका कंस्ट्रक्शन को मतलब अप्रूव मिलने के लिए वो जो सेंटर को प्रेशर डाल रहा है, ऐसा कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसा ये न्यूज़ का कंटेक्स्ट है, ठीक है। प्रेजेंट स्टेटस देखा जाए इस मेघदत्ता बैलेंसिंग रिजर्वायर प्रोजेक्ट का, तो 9,000 जो करोड़ प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो 2017 में ही कर्नाटका गवर्नमेंट को अप्रूव हुआ था, ठीक है। ये किसके थ्रू अप्रूवल मिला था, जो यूनियन मिनिस्ट्री है, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री, उनके थ्रू। एंड अवेटिंग एक जो अभी भी वेट कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है उसका जो अप्रूवल है अब तक मिला नहीं है, ठीक है। तो तमिलनाडु हैज़ अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट। तमिलनाडु इसके अगेंस्ट गया है, क्यों गया है अभी मैं बताती हूँ, क्योंकि मेघदत्ता के पोजीशन के वजह से, ठीक है। मेघदत्ता का डिस्प्यूट क्या है, अगर डिस्प्यूट के बारे में बताया जाए, तो मेघदत्ता की लोकेशन अलॉन्ग द कावेरी इन कना कनकपुरा तालुका ऑफ रामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो मेघदूता की जो पोजीशन है वो अलॉन्ग द कावेरी, ठीक है, कावेरी के यहाँ पे, तो यहाँ इस प्लेस में, ठीक है, यहाँ पे उनकी पोजीशन है, ठीक है। कर्नाटका वांट अ रिजर्वायर अक्रॉस द कावेरी एट द मेघदूता। कर्नाटका स्टेट के डिमांड कर रहा है कि जो रिजर्वायर है मेघदूता, तो वो जो कावेरी फ्लो होती है मेघदूता से, तो वहाँ पे बनना चाहिए। तो बेंगलुरु को जो वाटर प्रॉब्लम होते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिड्रेस हो जाएंगे। पर तमिलनाडु क्या इशू कर रहा है, तमिलनाडु ऐसा बोल रहा है कि कर्नाटका हैज़ नॉट सर्व द परमिशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि कावेरी है वो तमिलनाडु से भी फ्लो होती है, तो इसकी वजह से इशू अराइज हुआ। उनका मानना ऐसा है कि जब ये प्रोजेक्ट कंसेप्ट हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टक करेगा जो वाटर कावेरी का फ्लो होता है तमिलनाडु पे, इसलिए ये जो तमिलनाडु बोल रहे हैं वो अपोजिशन में, ठीक है। तमिलनाडु ऑल्सो आर्ग्यू दैट द रिजर्वेशन रिजर्वायर वॉयलेंट द डिसीजन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एंड द कावेरी ट्रिब्यूनल। तो तमिलनाडु का ऐसा भी उनका एलिगेशन है कि उन्होंने आर्ग्यू किया है कि रिजर्वायर का जो एक लॉ जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन था वो भी कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और जो कावेरी ट्रिब्यूनल का था वो, ठीक है। फिर डिस्प्यूट देखा जाए, ठीक है, मैं पहले पोजीशन बताती हूँ। स्पीकर में जैसे दिया है कि जो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कर्नाटका है, ठीक है, यहाँ से कावेरी फ्लो होती है, तो जिसकी वजह से मेघदूता जो है यहाँ पे बनेगा, तो ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टक करेगा, इसके वजह से वो मेजर कंसर्न में है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बस यही फैक्ट्स दिए हैं कि जहाँ पे तमिलनाडु और केरला कर्नाटका का केस क्या है, ठीक है। जो ये अगर ये मेघदूता प्रोजेक्ट इनेक्ट हो गया तो वो कहीं ना कहीं जो क्या है वाटर जो फ्लो हो रहा है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे ऑब्स्टक कर देगा, ठीक है। तो हाउ ये कैसे इफेक्ट करेगा, जो तो तमिलनाडु के गवर्नमेंट ऐसा बोले तो फार्मर जो अपोजिशन पार्टीज है वो इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो दिस सेट द डैम विल रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर इन कावेरी टू तमिलनाडु। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो वहाँ पे आते हैं तो वो कहीं ना कहीं बैडली हीट होंगे और फार्मर्स जो है उनका लाइवलीहुड भी कहीं ना कहीं हीट हो जाएगा। उसके साथ साथ कर्नाटका सेज दैट इट विल ओनली टैप सरप्लस वाटर एंड नॉट ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द तमिलनाडु शेयर। तो ये क्या बोल रहा है कर्नाटका अपनी साइड रखते हुए क्या बोल रहा है कि जो तमिलनाडु का मतलब जो एक्सिस वाटर रहेगा, जो सरप्लस वाटर रहेगा वही हम वहाँ पे लेंगे, इस रिजर्वायर में आएगा, और जो
रेस्ट ऑफ द वाटर है जो तमिलनाडु में हमेशा जाता है, उस पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा उनका मानना है। अभी तमिलनाडु वर्सेस केरला का प्लान देखा जाए तो केरला ने प्लान किया था कि वो 6 चेक डैम्स बनाए, ठीक है, इंटरस्टेट 6 चेक डैम बनाए भवानी रिवर पे, ठीक है। तो 2 उनमें से हैज़ कम्प्लीटेड, उन 2 का प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो गया है। केरला ने बताया है कि चेक डैम विल यूटिलाइज 6 TMC वाटर अवॉर्डेड फ्रॉम द भवानी बेसिन बाय द कावेरी ट्रिब्यूनल 10 ईयर एगो, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रेटिफाइड दिस वर्डिंग, ठीक है। और फार्मर इन कोयम्बतूर, इडोर्स एंड त्रिपुर fear that the water will flow down in the Bhagwati flowing into the Tamil Nadu only once the check dam was built on the Kerala side, ऐसा उनका मानना है। उसके साथ साथ तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का भी इशू बता दिया कि 23 चेक डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट, मतलब कंस्ट्रक्शन का ये जो है वो अप्रूव हुआ था 1990 एंड 2005 तक, ठीक है। एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उसकी राइज जो है चेक, उनमें से 6 चेक डैम्स की वो इंक्रीज़ कर दी है टू डबल द स्टोरेज ऑफ वाटर लेवल, जिसकी वजह से भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो वाटर डिस्प्यूट या चेक डैम से रिलेटेड भी एक क्राइसिस अराइज हुआ है, ठीक है। अभी कावेरी के बारे में कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट दिया जाए तो कावेरी जो है राइज फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स इन द साउथ वेस्टर्न कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर वो देखा जाए कौन से टेरिटरी से फ्लो होती है, ठीक है, स्टेट से फ्लो होती है, तमिलनाडु है, ठीक, कर्नाटका है, केरला एंड पुदुचेरी। उसके साथ साथ 3 टेरिटरीज देखा जाए तो हेमावती, लक्ष्मण तीर्था, कंबानी, अमरावती, नोयल एंड भवानी उसकी टेरिटरीज है, ठीक है। अभी व्हाट आर द सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट, अभी सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट के बारे में एक न्यूज़ है कि द सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट इज नीडेड फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर एंड मोर द अमाउंट ऑफ विच द पार्लियामेंट्री अप्रूवल वॉज ऑलरेडी ऑब्टेन ड्यूरिंग द बजट सेशन। तो सप्लीमेंट्री डिमांड क्या होता है कि जो बजट सेशन में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कुछ अमाउंट डिज़ाइन होता है, ठीक है, डिजिग्नेटेड होता है, तो उसके एडिशनल कुछ जो ग्रांट लगी है, सप्लीमेंट लगी है, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री डिमांड ग्रांट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखा जाए तो आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सिस ग्रांट के लिए दिया है, आर्टिकल 116 वोट ऑफ अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्या है, द सेंटर ने हैज सॉट दैट पार्लियामेंट को अप्रूवल जो है 2.3 लाख करोड़ इंक्लूडिंग 20 लाख करोड़ फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर 2020-21 बजट, दे आर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर अ ग्रांट। तो इतने अमाउंट का जो है सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट का पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया है, सेंटर ने अप्रूवल दिया है पार्लियामेंट को। अभी प्रोसीजर देखा जाए, when the grant authorized by the parliament falls short of the required expenditure and estimate is present before the parliament for the supplementary और additional grant, ठीक है। तो जब ग्रांट अप्रूव करी जाती है उस टाइम पे क्या है, जो भी शॉर्टफॉल हुआ है एक्सपेंडिचर का एंड उसका एस्टिमेट का, तो वो जो है उनको पार्लियामेंट को प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है, इन द हाउस। उसके बाद क्या होता है, दिस ग्रांट आर प्रेजेंट एंड पास बाय द पार्लियामेंट बिफोर द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जो भी ग्रांट है तो उसको अप्रूव करने उसके टाइम पे क्या होता है, उनको जो पार्लियामेंट में उसको पास करना पड़ता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। व्हेन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर एक्सीज द अप्रूवल ग्रांट, ठीक है, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर अगर एक्स हो, ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्स हो तो वो इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है, अप्रूव्ड ग्रांट से, देन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर एक्सिस ग्रांट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है, वो डिमांड करती है फॉर द एक्सिस ग्रांट। और जो कंट्रोलर है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो लाता है नोटिस में पार्लियामेंट के रिगार्डिंग द एक्सिस ऑफ अ ग्रांट। देन द पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है एग्जामिन करती है, रिकमेंडेशन देती है रिगार्डिंग द एक्सिस ऑफ अ ग्रांट टू द पार्लियामेंट। देन द डिमांड फॉर एक्सिस ग्रांट इज मेड आफ्टर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इंकर, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो इंकर जब हो जाता है तो उस टाइम पे डिमांड ऑफ एक्सिस ग्रांट इज मेड एक्सेप्टेड और इट विल बी सीन, ठीक है, क्या होने वाला है वो देखा जाता है, ठीक है। अदर ग्रांट देखा जाए, अभी सप्लीमेंट्री ग्रांट बता दिया। एडिशनल ग्रांट क्या होता है, इट ग्रांट व्हेन द नीड ऑफ अराइजिंग ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द सप्लीमेंट्री और एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विसेज नॉट कम्प्लीमेंट्री इन द बजट ऑफ दैट ईयर। अगर बजट में कुछ एडिशनल मतलब बजट में कुछ मेंशन नहीं हो और अगर ऐसी टाइप की ग्रांट अगर हमको चाहिए होगी, ठीक है, बजट में उस की सर्विसेज के लिए कुछ ग्रांट जो बजट के लिए अलोकेशन हर एक प्रोजेक्ट के लिए होता है, उसके अलावा कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए जो ग्रांट अप्रूव की जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एडिशनल ग्रांट। नेक्स्ट इज एक्सिस ग्रांट, ठीक है। एक्सिस ग्रांट कब होती है, इट ग्रांट अ मनी व्हेन it is granted when money has been spent on any services during the financial year is excess amount guaranteed in that year। अगर एक्स अमाउंट ग्रांट हुआ पर्टिकुलर सर्विस के लिए पर उसके अमाउंट से ज़्यादा कुछ अगर पैसे लग रहे हो, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट लग रहा है, उसको एक्सिस ग्रांट बोला जाता है। एक्सेप्शनल ग्रांट क्या है, exceptional grant is exceptional purpose which has no part on the current services of any financial year, ठीक है। कुछ भी करंट सर्विसेज जो है उसके उसको उसके लिए नहीं लग रहे हैं, कुछ डिफरेंट एडिशनल लग रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्शनल पर्पस के लिए लग रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। अभी टोकन ग्रांट क्या है, इट मीट
It is a grant when the fund to meet a proposed expenditure on a new services that can be made available by the reappropriation. A demand of a grant of a token sum may be submitted to the vote of the house and if the house assent on the demand fund can be made available. ठीक है, टोकन सम दिया जाता है, अगर हाउस ने एक्सेप्ट कर दिया तो उस टाइम पे टोकन ग्रांट का भी अप्रूवल मिल जाता है. नेक्स्ट इज रोल एंड लिमिटेशन ऑफ सिलेक्शन सिलेक्ट कमेटी. तो कंटेक्स है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने पुश किया है 2 एग्रीकल्चर बिल, बहुत कंट्रोवर्सी में रहे, हमें भी पता है. तो जो राज्यसभा में अभी तो बताया जाए तो दोनों भी बिल पास हो गए हैं, पर अभी ये न्यूज़ हमारी सिलेक्ट कमेटी के रिलेटेड है तो वो देखते हैं. ठीक है, रीसेंट एग्रीकल्चर 2 क्रूशियल जो बिल है हमें पता है राज्यसभा में जो गए तो सिलेक्ट कमेटी को रेफ़र करें ऐसे ऑपोजिशन ने बोला है. तो सिलेक्ट कमेटी क्या है, अभी तो देखा जाए तो मैंने अभी जैसे बताया एग्रीकल्चर जो बिल है वो पास हो गए, पर अभी भी काफ़ी जो स्टेट है जैसे पंजाब हुआ और काफ़ी सारे डिफरेंट स्टेट है वो अभी भी अपोजिशन में हैं जो एग्रीकल्चर बिल वो जो पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग. तो अभी सिलेक्ट कमेटी क्या है वो इंपॉर्टेंट है. सिलेक्ट कमेटी देखा जाए इट इज़ फॉर्म फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बिल. तो पर्टिकुलर जो बिल होता है उसके प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, उसका प्रॉपरली उसका जो फीचर्स है जो भी प्रोविजन है उसको प्रॉपरली एग्जामिन करने के लिए जो है सिलेक्शन कमेटी फॉर्म होती है. उसमें जो मेंबर्स होते हैं लिमिटेड एमपीज फ्रॉम वन हाउस, एक हाउस से होते हैं, जो चेयर किए जाते हैं एमपीज ऑफ अ रूलिंग पार्टी. ठीक है, सिंस द सिलेक्शन कमेटी हैज कंस्टिट्यूट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस दे आर डिसबैंडेड आफ्टर द रिपोर्ट. ठीक है, जो रिपोर्ट देने के बाद वो डिसबैंड हो जाती है. ठीक है, बैकग्राउंड देखा जाए तो पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी लेजिस्लेटिव प्रपोजल बिल इन 2 ways. ठीक है, बाय डिस्कसिंग इट इन द फ्लोर और फॉर 2 द लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट बिल एट ऑल द बिल इज टेकन अप टू द डिबेट. ठीक है, तो पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी कैसे होते हैं, पर्टिकुलर जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल होता है, ठीक है, बिल का, तो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है. यहाँ जो बिल है उसका एक उस पर डिबेट किया जाता है. ठीक है, बाय रेफरिंग द बिल टू द पार्लियामेंट्री कमेटी. तो पार्लियामेंट्री कमेटी को कभी जब बिल जाता है उसमें क्या होता है, जब पार्लियामेंट को सिंस द पार्लियामेंट मीट 70 to 80 days इन द ईयर देर इज़ नॉट इनफ टू डिस्कस ईच एंड एवरी बिल. ठीक है, 70 to 80 दिन मिलते हैं. ठीक है, पार्लियामेंट का सेशन होता है तो उसमें क्या होता है हर एक बिल को डिस्कस नहीं कर पाते. इन दैट सीनरियो में क्या होता है तो पार्लियामेंट्री कमेटी का सेटअप होता है और उसका बिल रेफर किया जाता है. रेफरिंग टू द बिल ऑफ अ पार्लियामेंट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट मैंडेट फॉर द पार्लियामेंट टू रेफर द बिल. व्हेन डज इट एग्जामिन द बिल वॉज नॉट ऑटोमेटिकली सेंड टू द कमेटी फॉर एग्जामिनेशन. ठीक, जो बिल है वो डायरेक्टली जो कमेटी है सिलेक्ट कमेटी उनके पास नहीं जाते हुए कुछ एक ब्रॉड प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है. देर आर द 3 ब्रॉड पार्ट व्हेन बिल रीच टू द कमेटी. पहला पार्ट है कि व्हेन द मिनिस्टर पॉलिटिंग द बिल रिकमेंडेड टू द हाउस. ठीक है, जब मिनिस्टर जो भी बिल ला रहा है वो अगर बोलता है हाउस को कि दैट बिल शुड बी एग्जामिन बाय द सिलेक्ट कमेटी एट दैट केस. सेकेंड, इफ द मिनिस्टर मेक नो सच नोशन. ठीक है, मिनिस्टर ने अगर ऐसा कोई टाइप का कुछ नोशन नहीं लाया पर प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है पर्टिकुलर हाउस का अगर उन्होंने बोला कि जो बिल है वो सिलेक्टिव कमेटी के पास जाना था उस टाइम पे बिल जो है सिलेक्ट कमीशन के पास जाता है. और थर्ड है कि बिल पास बाय एनी वन हाउस कैन बी सेंड टू द अदर हाउस टू इट्स सिलेक्टिंग कमेटी. ठीक है, जो बिल है वो पास किया जाता है एक हाउस से तो वो दूसरे हाउस के सिलेक्शन कमेटी के पास जा सकता है. व्हाट हैपन आफ्टर द बिल इज़ रेफर टू द कमेटी. बिल जब रेफर हो जाता है कमेटी के उसमें क्या होता है तो कमेटी जो है वो पूरा जो बिल का प्रॉपर डिटेल एग्जामिनेशन करती है. उसके साथ साथ कुछ कमेंट या कुछ सजेशन जो है तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर बिल रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं सिटीजन होते हैं उसके उनको इन्वाइट किया जाता है. ठीक है, और गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अप्रूव बिफोर द कमिटी टू प्रेजेंट इट व्यू पॉइंट. ठीक है, गवर्नमेंट को भी मतलब वो जो अपना व्यू है रिगार्डिंग दैट बिल वो भी वहाँ पे पुट कर सकते हैं. उसके साथ साथ ऑल दिस रिजल्ट इन द रिपोर्ट हैज़ मेक सजेशन फॉर द स्ट्रेंथिंग ऑफ अ बिल. ये कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट मतलब जो भी सजेशन दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथनिंग करते हैं बिल को. द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी इज रिकमेंडेटरी नेचर में होती है, बाइंडिंग नहीं होती है. टाइम टू सबमिट अ रिपोर्ट. तो देखा जाए तो मोस्टली जो है रिपोर्ट जो है विद इन द 3 month. ठीक है, विद इन द 3 month को उसको जो है बट समटाइम इट मे टेक लॉन्गर. ठीक है, विद इन द 3 month और समटाइम इट मे टेक लॉन्गर टू जो सिलेक्ट कमेटी से जो रिपोर्ट आती है उसके लिए. कुछ फैक्ट देखा जाए तो करेंटली 17 बिल जो है वो रेफ़र किए गए कमेटी को. एंड नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन रिलेटेड कुछ न्यूज़ है. तो सीटिंग देखी जाए पार्लियामेंट की कैन बी टर्मिनेटेड बाय एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सीनी डे और प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन. 4 टाइप से जो सेशन है पार्लियामेंट का वो हम टर्मिनेट कर सकते हैं. किसके थ्रू? पहला एडजर्नमेंट. एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है, इट सस्पेंड द वर्क ऑफ अ सीटिंग फॉर द स्पेसिफिक टाइम विथ
विच मे बी अवर्स, डे और अ वीक, ठीक है। जब कोई भी स्पेसिफिक टाइम के लिए जो हाउस है वो सस्पेंड होता है उसको एडजॉर्नमेंट बोलते हैं। सेकेंड इज एडजॉर्नमेंट सीनी डे। एंड एडजॉर्नमेंट सीनी डे मतलब क्या होता है, अगर जो पार्लियामेंट के हाउस की जो भी वर्क है वो अगर सस्पेंड हुआ फॉर द इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइन नहीं हो, उसको एडजॉर्नमेंट सीनी डे बोलते हैं। इन अदर वर्ड, द हाउस इज एडजॉर्ड विदाउट नेमिंग द डे ऑफ अ असेंबली। द पावर ऑफ एडजॉर्नमेंट एंड एडजॉर्नमेंट सीनी डे जो है वो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर्स होता है, इन केस ऑफ लोकसभा देखा जाए तो स्पीकर, और राज्यसभा देखा जाए तो चेयरमैन, इनके हाथ में होता है कि वो एडजॉर्नमेंट करे या एडजॉर्नमेंट सीनी डे करे। अभी प्रोरोगेशन क्या है, प्रोरोगेशन, द प्रेसिडेंट इशू नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन आफ्टर द बिजनेस ऑफ अ सेशन इज कंप्लीटेड एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर द हाउस एडजॉर्नमेंट सीनी डे। तो प्रोरोगेशन कब लगाया जाता है, जब प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है प्रोरोगेशन का, ठीक है। प्रेसिडेंट यूज टू नोटिफाई, जब भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होता है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एडजॉर्नमेंट सीनी डे, तो उस टाइम पे प्रोरोगेशन का जो है वो इशू कर सकता है नोटिफिकेशन बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन प्रोरोगेट द हाउस वाइल इन द सेशन, ही कैन प्रोरोगेट द हाउस इन द सेशन ऑल्सो। डिजोल्यूशन कब होता है, ओनली द लोकसभा इज सब्जेक्टेड टू डिजोल्यूशन, ठीक है। डिजोल्यूशन सिर्फ लोकसभा केस में होता है क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, हम जानते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिजोल्व द लोकसभा, ठीक है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था कि लोकसभा एडजॉर्नमेंट सीनी डे रिसेंटली इन व्हाट इट टर्म वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लोकसभा का रिसेंटली जो है एडजॉर्नमेंट सीनी डे किया, मतलब इंडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको जो है नेक्स्ट सेशन कब होगा वो नोटिफाई नहीं किया, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो है शॉर्टेस्ट सेशन रहा है अब तक का पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन अ सिविल एंड अ पॉलिटिकल राइट, ठीक है। इंटरनेशनल रिसेंटली न्यूज़ में क्या है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, ठीक है, ICJ, उन्होंने कहा है प्रशांत भूषण का जो केस है रिगार्डिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, सीम टू बी इनकंसिस्टेंट विद द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लॉ guaranteed by the International Convent of a Civil and Procedural Political Rights that India was अ पार्टी ऑफ, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंट एंड सिविल पॉलिटिकल राइट का पार्ट है। और देखा जाएगा तो प्रशांत भूषण का भी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लगा है केस, तो वो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो वो कहीं ना कहीं उसको इनकन्सिस्टेंट है, ऐसा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जूरिस्ट है उनका मानना है। तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट क्या होता है, ICJ, तो एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका कंपोजिशन देखा जाए तो 60 इमिनेंट जूरिस्ट रहते हैं, इंक्लूडिंग सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, अटॉर्नी होते हैं, एकेडमिशियन होते हैं। फंक्शन देखा जाए टू डेवलप अ नेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड थ्रू लॉ, तो जो भी इंटरनेशनल और नेशनल ह्यूमन राइट जो है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए इनका जो है ICG का फॉर्मेशन है, ठीक है, फंक्शन है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो जी सेड दैट द प्रशांत भूषण केस के बारे में उन्होंने कहा है कि द कन्विक्ट अपीयर टू बी इनकन्सिस्टेंट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द रोल ऑफ अ लॉ, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो रोल ऑफ अ लॉ को उसके साथ इनकन्सिस्टेंट रह रहा है, जो भी केस लगाया गया है प्रशांत भूषण के केस को। और जजमेंट रिक्सिंग हैज़ अ चिलिंग इफेक्ट टू एक्सरसाइज द टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन इंडिया। तो जजेस हैज़ रिक्स्ड, उन्होंने ऐसा बोला है, जजेस हैज़ अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द केस ऑफ एक्सरसाइजिंग प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंडिया, ठीक है। वाइल सम रेस्ट्रिक्शन टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैज परमिटेड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अ पर्टिकुलरली वाइड स्कोप मस्ट बी प्रिजर्व फॉर द डिबेट एंड डिस्कस about such matter as the role of a judiciary, access to the justice, democracy, a member of a public, including those public comment of the court, ठीक है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में भी, पर जो है एक जो मेन फीचर्स है उसको वॉलेट नहीं होना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा है। व्हाट इज़ ए इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ अ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, तो ये क्या है, एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो एडॉप्ट की थी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वहाँ पे, ठीक है। जो मॉनिटर करती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमेटी को, कमेटी थ्रू ये मॉनिटर की जाती है। द कोविनेंट कमिटी इट्स पार्टी टू रिस्पेक्ट द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, तो ये कहीं ना कहीं जो सिविल और पॉलिटिकल राइट को मतलब जो रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके साथ साथ जहाँ क्या इंक्लूड करता है, जो राइट ऑफ लाइफ हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, इलेक्टोरल राइट एंड द राइट ऑफ अ ड्यू प्रोसेस एंड द फ्री ट्रायल, ठीक है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो कन्वेंट एंड सिविल ऑन अ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट का भी पार्ट है, अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन द इकोनॉमी, सोशल एंड इकोनॉमिक कल्चरल राइट एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का भी पार्ट है, ठीक है। ये कम इन टू इफेक्ट इन 1976 में वो इफेक्ट हुआ और इंडिया भी इस ट्रीटी का पार्ट है। व्हाट इज अ जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन और अ रिक्यूजल,
तो रिसेंटली न्यूज़ में है कि जज है ऑफ अ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड फॉर हियरिंग द एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मूड बाय द फॉर्मर पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ अ पुलिस Sumedh Singh Sinhai Saini in connection in the case of a disappearance and the murder of a man in a year 1991। ठीक है, एक मर्डर का केस लगा था डीजीपी पे, तो उसका जो एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी बिल का एप्लीकेशन है वो जो है उन्होंने रिफ्यूज़ किया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो व्हाट इज़ द रिक्यूज़ल और जुडिशली डिस्क्वालिफिकेशन, उसके बारे में दिया है। इट रेफर टू द रिक्यूज़ल इज द एक्ट ऑफ abstaining from a participation in the official action such as a legal proceeding due to the conflict of interest of a presiding court official or the administrative office। तो जो भी अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो ऑफ द प्रिसाइडिंग कोर्ट ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन दिखाई दे रही हो तो उस टाइम पे क्या होता है, जो रिक्यूज़ल या जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। जनरल ग्राउंड ऑफ रिक्यूज़ल क्या है? Motion of a recusal or disqualification of the judges and other adjudication has been made for all sort of a reason. Most commonly, such monitoring are predicated upon a claim that a judge is based in favor of a one party or against other, or have a reasonable objective observable थिंक ही माइट बी। तो जब क्लेम ऐसा लगाया गया कि जज जो है एक ही के मतलब वन पार्टी फेवर में है, ठीक है, इस टाइप का जो अगर उन पे क्लेम लगाया गया उस टाइप पे जो है रिक्यूजल का एक ग्राउंड है वो, ठीक है। इसके साथ साथ सच मोशन आर टू बी मेड ऑन द अदर ग्राउंड, ठीक है, अदर ग्राउंड भी है जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर्स और रिलेशन विद समवन हु इज़ इंटरेस्टेड विद इन, ठीक है। उसके बाद है बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस सच एज अ जज इज अ प्रायर वर्कर as a lawyer, personal knowledge about the party or the fact in the case, ex party communication with the lawyer and the non-lawyer, ruling, comment and the conduct। ये सारी जो केस है उस टाइम पे भी जो रिक्यूज़ल है वो लगाया होता है, ठीक है। आर दिस में लॉ इन दिस रिगार्ड, अगर ये मतलब आर दिस एनी लॉ इन दिस रिगार्ड, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कुछ लॉ है क्या? तो जस्टिस एक कुछ डेफिनेट रूल्स नहीं है, पर जस्टिस जे चेलमेश्वर इन हिज ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनिट ऑफ इंडिया का 2015 का जो केस था, उन्होंने तब बताया था कि वेयर अ जज हैज़ अ प्रिकॉशनरी इंटरेस्ट और नो फर्दर इंक्वायरी as to whether there was a real danger or a reasonable suspension on the basis of a required to be undertaken। तो इस टाइप में जब होता है मतलब जज को जो है, ठीक है, प्रिकॉशनरी इंटरेस्ट हो या नो इंक्वायरी हो, क्या नो फर्दर इंक्वायरी एज टू वेदर देयर इज़ एनी रियल डेंजर और रीजनेबल सस्पेंशन, उस टाइप के केस में उन्होंने ऐसा मतलब उन्होंने डिफाइन किया था, ठीक है। Beside in taking the oath of office, judge both of the Supreme Court and the High Court promised to perform the duty to deliver justice without any fear or fear, affection or a इल विल। तो उनकी जब ओथ थी उन्होंने तब ऐसा मेंशन तो किया था विदाउट एनी फियर एंड फेयर, तो मतलब जजमेंट मिलेगा, पर ये जो रिक्यूज़ल का केस है तो वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि काउंटर होता है। नेक्स्ट इज नीड ऑफ हवर क्या है? डेफिनेट रूल होने चाहिए शुड बी फ्रेम रिगार्डिंग दिस रिक्यूजल एंड जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन एंड जो जजेस शुड एक्सप्रेस देयर डिसीजन इन राइटिंग वाइल रिक्यूजिंग, ठीक है। जब रिक्यूजन लगाया जाता है तो उस टाइम पे जो जज है उसको एक रिटर्न फॉर्मेट देना चाहिए, ठीक है। पील फॉर लीगल एंटिटी स्टेटस टू द एनिमल, ठीक है, एक पील फाइल हुए सुप्रीम कोर्ट में टू एग्जामिन या एक जो पिटिशन है, ठीक है, टू गिव अ लीगल एंटिटी करके बोलना चाहिए टू द एनिमल एंटायर एनिमल किंगडम को एक लीगल एंटिटी का स्टेटस मिलना चाहिए। अभी डिमांड क्या है? द डिमांड इज गिवन टू एनिमल अ लीगल पर्सनैलिटी उनको बोलना चाहिए, ऐसा बोला है। दिस मीन द बेस्टमिंग ऑन एनिमल बाय जुडिशियल डिरेक्शन द कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। This means team for the SC interpretation of a right to life under the Article 21 of the Constitution, which with the effect the word life include all the form of a life including animal life which is necessary for the human as a for the human life, ठीक है। जैसे लीगल उनको एक एंटिटी करके स्टेटस मतलब मिलना चाहिए, ऐसा उनका है, ठीक है। अगर इंटरप्रिटेशन कर दिया जाए तो इंटरप्रिटेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, तो राइट टू लाइफ जो है, ठीक है, आर्टिकल 21 में, तो वहाँ पे जो राइट लाइफ जो है वो ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ को इंक्लूड करता है इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट एज वेल एज द एनिमल राइट, ठीक है। वाई दिस डिमांड? हमें डिमांड क्यों है? जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी सारे क्रूएलिटी इंसिडेंट जो है एनिमल के रिलेटेड वो बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग लॉ है जो अभी सफिशेंट नहीं है जो टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम द पॉसिबल अब्यूज़ एंड क्रूएलिटी, एंड इट अलिग द राइट ऑफ एनिमल एग्जिस्ट ओनली इन पेपर, ठीक है, ओनली इन पेपर में है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, ऐसा भी
है, ठीक है। इसके वजह से जो है ये पील फाइल हुए इसलिए डिमांड में है, ठीक है, इसलिए नीड ऑफ अ हवर है, ठीक है। ये नहीं है इसलिए जो है उनको एनिमल्स को भी एक लीगल एंटिटी करके हमें स्टेटस देना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ द लीगल स्टेटस हैज़ बीन अकॉर्ड टू द एनिमल इन द टू रिसेंट वर्डिक्ट रेंडरिंग बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड द उत्तराखंड हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोर्ट हैड इशूड अ नोटिस टू द सेंटर एंड अदर सीकिंग देयर रिप्लाई विद पिटिशन, ठीक है। कोर्ट ने कहा है कि सेंटर को और अदर्स को बोला है कि तू रिप्लाई दे इस पिटिशन को। अभी लीगल एंटिटी क्या है, लीगल एंटिटी मीन द एंटिटी विच एक्ट एज अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। लीगल एंटिटी किसी को दिया जाए तो वो एक नेचुरल पर्सन के एक्ट करती है, बट ओनली थ्रू द डेजिग्नेटेड पर्सन, ठीक है, ओनली थ्रू द डेजिग्नेटेड पर्सन हुज एक्ट आर प्रोसीड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही एक पर्टिकुलर जो एंटिटी है लीगल एंटिटी वो एक्ट होती है एज अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। प्रीवियस इंस्टेंस देखा जाए तो 2018 में क्या होता है, बेंच प्रिसाइड बाय द जस्टिस शर्मा हैज़ अकॉर्डेड दैट द स्टेटस ऑफ अ लीगल पर्सन ऑफ द एंटिटी टू द एनिमल इन हरियाणा, तो उन्होंने दिया था कि एनिमल इन हरियाणा को लीगल पर्सन ऑफ द एंटिटी का स्टेटस दिया था। इन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जस्टिस शर्मा का जब बेंच था 2017 में डिक्लेयर किया था दैट गंगा एंड यमुना इज अ लिविंग एंटिटी, ठीक है, ऐसा भी वर्डिक्ट दिया गया था। और 2018 में फिर से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया था द एंटायर एनिमल किंगडम जो है इंक्लूडिंग बर्ड एंड एक्वेटिक एनिमल एज ए लीगल एंटिटी। एंड 2019 में ऐसा हुआ था कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है उन्होंने रूल दिया था कि ऑल द एनिमल एंड बर्ड जो है एक्वेटिक एनिमल वो भी एक लीगल एंटिटी करके कंसिडर किया था। इसका मतलब पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड इन तीनों ने कुछ जो एनिमल किंगडम का जो पार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट ईयर में एक लीगल एंटिटी उन्होंने कंसिडर किया था। तो इस बार जो पिटिशन फाइल हुई है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, तो जो एंटायर एनिमल किंगडम है उनको सबको एक लीगल एंटिटी कर दिया जाए, ऐसा है। Next is, just a minute, next is the criminalization of for politics। जैसे हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट हैज़ सॉट द अमेकस रिपोर्ट ऑन पेंडिंग केसेस अगेंस्ट द लेजिस्लेटर ऑन द बेसिस ऑफ अ पिटिशन। तो एक पिटिशन फाइल हुई थी जिसके वजह से जो भी रिपोर्ट है रिगार्डिंग द अगेंस्ट द क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द लेजिस्लेटर, तो उसको जो केसेस को है वो मतलब सॉर्ट करने का ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो रिसेंटली जो रिपोर्ट है वो फाइल हुई थी बाय द एपेक्स कोर्ट एमेकस क्यूरी एंड द सीनियर एडवोकेट विजय हंसराजी। तो एमेकस क्यूरी जो एपेक्स कोर्ट के हैं उनके थ्रू और सीनियर एडवोकेट उनके थ्रू ये जो रिपोर्ट है वो लाई थी, ठीक है। अभी की फाइंडिंग देखा जाए तो टोटल केसेस जो देखा जाए 4442 केसेस है, पेंडिंग केसेस जो लेजिस्लेटर के अगेंस्ट में है, ठीक है। उनमें से जो है, ठीक है, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर का नंबर देखा जाए तो 2556 है, ठीक है। और जो पेंडिंग केसेस है वो मोस्ट ऑफ द जो है वेरियस स्पेशल कोर्ट्स में है, चल रहे हैं, ठीक है, अपॉन द ट्राई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी, क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे जो केसेस है रिलेटेड टू द करप्शन हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी, डिफेमेशन एंड चीटिंग रिलेटेड भी केसेस फाइल हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ केसेस जो है वो कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं जो आर्टिकल 188 आईपीसी का है, ठीक है, इंडियन पेनल कोड का है। तो फॉर अ विलफुल डिसोबीडियंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर प्रोमुलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, तो ये कहीं ना कहीं इसको वायलेट करता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे केसेस है, हाईएस्ट केसेस का नंबर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एमपीज़ और एमएलएज है या जो लेजिस्लेटर है उनके अगेंस्ट में केस है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जो व्हाट डज द आरपीए से ऑन दिस ऑन दिस, तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल एक्ट है वो ये क्रिमिनल जो केसेस है इन द फॉर द लेजिस्लेचर, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनके लिए क्या बोलता है, तो लॉयर कैन नॉट बी कंसिडर्ड इलेक्शन ओनली आफ्टर दिस कन्विक्शन ऑफ अ क्रिमिनल केस। तो जो भी लॉ मेकर है, ठीक है, वो या फिर जो भी लेजिस्लेचर है या जो भी एमपी या एमएलए जो रहता है, तो जो भी पर्सन है तो वो क्रिमिनल केस अगर उन पे रहा है तो वो इलेक्शन को हेल्प नहीं कर सकते। जो सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल एक्ट 1951 डिस्क्वालीफाई अ पर्सन कन्विक्टेड विद द सेंटेंस ऑफ अ 2 ईयर और मोर फॉर कंसिस्टिंग इलेक्शन, ठीक है, वो इलेक्शन कंटेक्स नहीं कर सकता या उनको 2 ईयर का मतलब वो 2 ईयर तक नहीं कर सकते, 2 ईयर से ज़्यादा भी, ठीक है, जिस पे केस चल रहा हो, ठीक है। मेन रीज़न देखा जाए क्रिमिनलाइजेशन का, ठीक है, पॉलिटिक्स में या लेजिस्लेचर के केस में तो करप्शन है, वोट बैंक का है और लैक ऑफ अ गवर्नेंस। अभी वे आउट क्या है, अभी इससे क्या निकल सकते हैं, ठीक है, हम नीड ऑफ द हवर क्या है, पहला है कि पॉलिटिकल पार्टी को खुद ही रिफ्यूज़ करना चाहिए टिकट देने को, ठीक है। जो आरपी एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए शुड भी अमेंड करना चाहिए, जो भी हीनस नेचर के क्राइम है उनको उन पर्सनस को जो है वो क्रिमिनल केसेस मतलब जो भी हीनस क्राइम रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन है तो उनको कंटेक्स
मतलब उनको कंटेस्ट ही नहीं करना चाहिए इलेक्शन में, ठीक है, उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने की पावर ही नहीं देनी चाहिए। उसके साथ साथ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें भी जो केसेस है वो जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनका डिसीजन आना चाहिए। उसके साथ साथ एक ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए ड्यूरिंग द कैंपेन फाइनेंशिंग। उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन इंडिया शुड हैज़ द पावर टू ऑडिट द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। उनके पॉलिटिकल पार्टी का फाइनेंशियल अकाउंट है उसको भी प्रॉपर हैंडलिंग रखनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा वे आउट दिया है। नेक्स्ट इज ईसी रिवाइज टाइमलाइन फॉर द कैंडिडेट। तो इलेक्शन कमीशन ने जो टाइमलाइन है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ठीक है, एंड द कैंडिडेट्स की, उन्होंने उसको पब्लिश किया है रिगार्डिंग द क्रिमिनल असेंट ऑफ द नॉमिनी, ठीक है, जो भी क्रिमिनल असेंट है उनके अकॉर्डिंग। अभी मैंने देखा ये वाली जो न्यूज़ थी, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, अभी इसके अगेंस्ट में मतलब इसके मतलब कंटिन्यूएशन में एक ये जो न्यूज़ है उसके बारे में दिया है, ठीक है, उन्होंने रिवाइज़ किया है और इलेक्शन कमीशन ने। तो कुछ रिवाइज गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या है कि द कैंडिडेट जो भी पॉलिटिकल पार्टी का है, ठीक है, रिगार्डिंग द कैंडिडेट नॉमिनेटेड, तो वाइल पब्लिश द डिटेल ऑफ द क्रिमिनल असेंट एंटीसीडेंट, तो क्रिमिनल का मतलब जो भी पर्सन है उसको अगर क्रिमिनल मतलब जो अपना जब उनको डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ती है तो वो डिटेल इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूज़पेपर में हो या टेलीविज़न में हो, तो उनको जब वाइल द केस ऑफ अ नॉमिनेशन, ठीक है, तो पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन रहता है उसके टाइम पे उनको जो है उनके ऊपर अगर कोई पर्सन के ऊपर जो क्रिमिनल का कुछ एलिगेशन हो तो उनको वो बताना पड़ता है पब्लिक को। तो फर्स्ट पब्लिसिटी जो होंगी विद इन द 4 days ऑफ द लास्ट डे ऑफ अ विड्रॉल रहेगी। सेकंड पब्लिसिटी क्या रहेंगी विद इन द 5th और द 8th डे ऑफ अ लास्ट डे ऑफ अ विड्रॉल। थर्ड है कि थर्ड पब्लिसिटी फ्रॉम द 9th डे टिल द लास्ट डे ऑफ अ कैंपेनिंग, दैट इज अ 2 day प्रायर टू द डेट ऑफ अ पोल, 2 day प्रायर टू द डेट ऑफ अ पोल, ठीक है, तब थर्ड पब्लिसिटी होंगी रिलेटेड टू द एनी डिटेल ऑफ अ क्रिमिनल असेंडर एंटीसीडेंट। एंड द थर्ड वन इज़ दिस टाइमलाइन विल हेल्प द वोटर, ठीक है, टाइमलाइन जो है ये 3 बार उनका जो है वो बताए जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा तो जो वोटर्स रहेंगे उनको कहीं ना कहीं प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में कि वो बाद में सोचेंगे कि उनको वोट करना है कि नहीं। व्हाट डज द अनकंटेस्टेड और द नॉमिनेटेड विनिंग कैंडिडेट, ठीक है, जो अनकंटेस्टेड एंड नॉमिनेटेड विनिंग कैंडिडेट के बारे में क्या है, जो अनकंटेस्टेड विनर कैंडिडेट एज वेल एज अ पॉलिटिकल पार्टी हु नॉमिनेट देम शैल बी पब्लिश द क्रिमिनल एंटीसीडेंट। तो क्रिमिनल अगर किसी पे है क्रिमिनल हो पर्टिकुलर पर्सन या क्रिमिनल रिलेटेड उनके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है तो उनको पॉलिटिकल पार्टी को उन पे जो चल रहा है वो बताना ही पड़ता है, उनको पब्लिश ही करना पड़ता है। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूव क्या है, ये कहीं ना कहीं, ठीक है, जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, ठीक है, जो भी पर्सन है जिस पे क्रिमिनल ये लगा है, ठीक है, जो भी विनिंग कैंडिडेट हो या जो भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट हो, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक को एक प्रॉपर व्यू दे देगा कि पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पता चल जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुली रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये पब्लिसिटी हो जाएंगी उनके बारे में, ठीक है, तो उसको क्या है जो भी पीपल्स है, ठीक है, पीपल्स को तो बेनिफिट होगा, उसके साथ साथ एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी भी आएगी इलेक्शन के सिस्टम पे, ठीक है। बैकग्राउंड देखा जाए तो इलेक्शन रिफॉर्म जो है रिलेटेड टू द पब्लिसिटी ऑफ अ क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाज सेट इन द मोशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इन सितंबर 2018 में ही आता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो टू पब्लिश देयर क्रिमिनल एंटीसीडेंट ऑफ द कंटेस्टेंट इन द न्यूज़ ऑफ अ मीडिया में वो दिखाया जाए। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड दैट द पॉलिटिकल पार्टी फाइलिंग कैंडिडेट विद अ क्रिमिनल रिकॉर्ड मस्ट टेल द पब्लिक वाई दे हैव चूजन देम ओवर दोज with a clean record along with the detailed information about the candidate with the criminal cases pending against him including the nature of offense भी बताना पड़ता है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट जो होता है क्रिमिनल एंटीसीडेंट पूरा डिटेल भी बताना पड़ता है और पब्लिक को उनको वेरीफाई करना पड़ता है, पब्लिक को उनको क्लियर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द मतलब जो भी रिकॉर्ड्स है, ठीक है, जो भी उनका करंट स्टेटस है क्रिमिनल का, मतलब क्रिमिनल जो स्टेटस है उनके ऊपर जो भी प्रोसीडिंग चल रही है पर्टिकुलर कैंडिडेट की वो उनको बताना पड़ता है। नेक्स्ट इज अ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिसेंटली न्यूज़ में ऐसा है कि कांग्रेस का पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी हैज सेट टू डिसाइड द अपोजिशन पार्टी टू फाइल अ जॉइंट कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा डेप्यूटी पोस्ट के लिए। तो जो पोस्ट वो वैकेंट हुई थी आफ्टर द हरिवंश नारायण सिंह टर्म, उनका टर्म एंडेड हो गया है। ही हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द अपर हाउस एज अ मेंबर फ्रॉम बिहार। अभी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो क्रिएट की गई है बाय द आर्टिकल 89 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। भी स्पेसिफाई करती है जो राज्यसभा शल चूज वन ऑफ द MP, ठीक है, वो डेप्यूटी चेयरमैन व्हेन द पोस्ट इज वैकेंट, ठीक है। अभी डेप्यूटी चेयरमैन क्या होता है, डेप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा अमॉन्ग इट्स मेंबर्स में ही इलेक्ट किया जाता है। उनकी अगर ऑफिस टर्म्स देखा जाए या कब वैकेंट होती है उनकी जो सीट होती है राज्य डेप्यूटी चेयरमैन की, तो जब ही सीज टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है,
ठीक है, ही रिजाइन फ्रॉम द चेयरमैनशिप, ठीक है, ही और शी रिजाइन फ्रॉम द चेयरमैनशिप, ही रिमूव फ्रॉम द रिजोल्यूशन अगर पास हुआ मेंबर्स में, ठीक है, राज्यसभा के, तो वो जो वैकेंट हो जाती है डेप्यूटी चेयरमैन की फंक्शंस देखा जाए तो जो उनको परफॉर्म करते हैं ड्यूटी ऑफ अ चेयरमैन ऑफिस, जब चेयरमैन की पोजीशन वैकेंट होती है, ऑफिस वैकेंट होती है उस टाइम पे, और जो वैसे वाइस प्रेसिडेंट की भी ऑफिस वैकेंट होती है उस टाइम पे वो जो है डेप्यूटी चेयरमैन एज डिस्चार्ज करते हैं ड्यूटी, ठीक है। ही ऑल्सो एक्ट एज अ चेयरमैन व्हेन द लेटर इज एब्सेंट फ्रॉम द सीटिंग ऑफ ऑफिस, सीटिंग में जब एब्सेंट होते हैं चेयरमैन उस टाइम पे वो एक्सरसाइज करते हैं पावर। उसके साथ साथ जो डेप्यूटी चेयरमैन प्ले क्रूशियल रोल प्ले करते हैं बाय इंश्योरिंग अ स्मूथ रनिंग इन द हाउस। पावर देखे जाए तो डेप्यूटी चेयरमैन इज अ नॉन सबॉर्डिनेट टू द चेयरमैन, वो सबॉर्डिनेट नहीं होते, ही डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा, तो वो सबॉर्डिनेट नहीं होते चेयरमैन को, ठीक है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं, राज्यसभा को, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा पावर है उनको, ठीक है। वो डेप्यूटी चेयरमैन देखा जाए तो उनको रेगुलर सैलरी होती है और अलाउंसेस भी दिया जाता है, और कहाँ से चार्ज होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इलेक्शन प्रोसीजर देखा जाए तो इलेक्टेड बाय द डेप्यूटी चेयरमैन in the Rajya Sabha can submit a motion proposing the name of a colleague फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ये पोजीशन के लिए मतलब जो मेंबर्स होते हैं वो एक मोशन लाते हैं, ठीक है, बाद में उसको मतलब वो इलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इलेक्शन प्रोसीजर ऐसा होता है, ठीक है। एडिशनल जो मेंबर मूविंग द मोशन हैज़ टू सबमिट डिक्लेरेशन साइन बाय द एमपी, सेम जो पर्सन मूव कर रहा है वो मोशन, ठीक है, रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ अ डेप्यूटी चेयरमैन, उनको मतलब ही हैज़ टू साइन ऑफ ऑल द एमपीज, and then the majority of the house decide who or she is who is elected as a deputy chairman। अगर पैनल ऑफ अ वाइस चेयरमैन देखा जाए तो चेयरमैन शाल फ्रॉम टाइम टू टाइम नॉमिनेट होना चाहिए द मेंबर ऑफ अ काउंसिल ऑफ अ पैनल, नॉट मोर देन 6 वाइस चेयरमैन, 6 मैन चेयरमैन, मतलब पैनल जो है उनका जो वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन 6 चेयरमैन होने चाहिए, ठीक है, चेयरमैन का प्रोविज़न देखा जाए। नेक्स्ट इज जस्ट अ मिनट, ठीक है, लास्ट जस्ट 3 न्यूज़ बचे हैं, मैं बता देती हूँ। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में एक थे, न्यूज़ कंटेक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर डेप्यूटी स्पीकर क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 93 में दिया है, ठीक है, बोथ द इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस देखा जाए डेप्यूटी स्पीकर का ऑफ लोकसभा इज ओनली मोर सिम्बॉलिकली ऑफ अ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी दैन द रियल अथॉरिटी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिम्बॉलिक है ज़्यादा, तो देखा जाए तो देर इज़ नो नीड ऑफ रिजाइन फॉर देयर ओरिजिनल पार्टी दो द डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। जैसे स्पीकर के टाइम पे क्या वो मतलब कोई भी मतलब वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, कोई भी पार्टी का मेंबर नहीं होते, तो डेप्यूटी स्पीकर को ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। रोल एंड फंक्शन देखा जाए ही एक्ट एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के एक्ट हो जाते हैं जब स्पीकर जो होता है लोकसभा का वो एब्सेंट होता है उस टाइम पे। इलेक्शन देखा जाए तो डेप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के फर्स्ट मीटिंग के वक्त ही इलेक्शन होता है लोकसभा का, मतलब डेप्यूटी स्पीकर का। उसके साथ साथ उनको वो पोजीशन दी जाती है। टेन्योर देखा जाए द ऑफिस ऑफ होल्ड ऑफिस अंटिल आइदर दे सीज टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा और दे रिजाइन होने तक, या आइदर दे सीज टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा उतने टाइम तक। उसके साथ साथ ही कैन बी रिमूव बाय द ऑफिस, जब रिजोल्यूशन पास हो तो उस टाइम पे वो रिमूव कर दिया जाते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट आर एस डेप्यूटी चेयरमैन, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब हुआ है अगेंस्ट द राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वेंकैया नायडू हैज़ रिजेक्टेड द नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास कर मूड हुआ था अपोजिशन पार्टी अगेंस्ट द डेप्यूटी चेयरमैन के अगेंस्ट, ठीक है, क्यों नॉन एडमिशल अंडर द रूल, ठीक है। इसकी वजह से अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अगेंस्ट द डेप्यूटी चेयरमैन इज द फर्स्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड द कन्विक्शन इज दैट द मिस्टर सिंह हैज़ नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस सेशन टिल द मैटर इज सेटल, ठीक है। जब तक ये मैटर सेटल नहीं हो जाता तब तक जो डिप्टी चेयरमैन है वो हाउस में के प्रोसीडिंग में या सेशन में हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा बोला है। अभी इशू क्या है, तो अपोजिशन पार्टी ने अक्यूज़ किया है, हैज़ अक्यूज दैट द डिप्टी चेयरमैन इज़ वॉयलेटिंग द फंडामेंटल जो प्रोसीजर है, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, उसको वॉयलेट किया है, ऐसे उन्होंने बोला इन केस ऑफ पासिंग अ फार्म बिल, ठीक है, फार्म बिल को पास करते के टाइम पे, ठीक है। फार्म बिल वैसे तो अभी पास हो ही गया है, पर स्टिल ये न्यूज़ में हम बता देती हूँ यहाँ पे। तो दे ऑल्सो सेड दैट कि डिप्टी चेयरमैन जो है उन्होंने जो प्रोसीडिंग है उसको फॉलो नहीं किया है, ठीक है, जिसकी वजह से उन पे एलिगेशन लगाए थे। वो डिप्टी चेयरमैन के बाद मैंने अभी बता दिया, ठीक है, उनकी अगर पोस्ट है जब मोशन पास होता है हाउस में तब रिसाइन हो जाती है, या उन्हें वो सीज हो इफ़ ही सीज बाय द पर्टिकुलर हाउस और ही और शी दैट रिजाइन, ठीक है, उस टाइम पे वो जो है उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है। अगर उनको रिमूव करना हो जब रिजोल्यूशन पास किए तो वो 14 दिन के नोटिस के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, ठीक है। इन दिस वे we conclude our today's news section and have a nice day. Thank you.